हेलो एडी भाई। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? यार काफी दिनों बाद मुलाकात हो गई हमारी तो। यस, फाइनली मिलना हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके। मुझे बताइए सबसे पहले तो कितने बिटकॉइन है वॉलेट में? ऐसे क्वेश्चन का जवाब थोड़ी ना देते हैं। ये बातें बताई नहीं ये जाती। बातें बताई नहीं जाती तो छुपाई जाती है बातें। और इंडिया में है तो छुपाना ही ठीक रहेगा। देख, कहीं पर भी भाई हर जगह छुपाना चाहिए। कभी किसी को पता मत लगने दो कितने बिटकॉइन है वॉलेट पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी स्टोरी के साथ। हम्म। कि एक नाम तो हम जानते हैं क्रिप्टो इंडिया, और एक फेस जानते हैं, बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है? आज इस हम्म। पॉडकास्ट के जरिए लोग वो जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो इंडिया और एडी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? स्टार्टिंग में हमारी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, एंड वो प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि मेरे पापा के ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते, पेपर वर्क बाद में करते हैं। ओके। तो हमारा बिजनेस वगैरह था जो अच्छा काफ़ी चल रहा था, एंड वहाँ पर हमारे कुछ ऐसी बिजनेस डीलिंग्स पापा ने करी जहाँ पर उनके पार्टनर्स उनको मतलब धोखा दे। धोखा दे के चले गए। एंड उसके कारण हुआ क्या कि वो बिजनेस को रिवाइव करने के लिए एंड वहाँ पर थोड़ा आगे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत हैवी लोन्स ले लिए। घर लोन पे चला गया, बहुत हैवी लोन्स बैंक से हो गए। हम्म। और हमारे लिए जो टाइम था वो ऐसा था कि जब बड़े हो रहे थे तो क्या था, अच्छा टाइम था यार, जो चाहिए वो मिल जाता था, बढ़िया था। लेकिन एकदम सब कुछ गायब हो गया। तो क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग से गरीबी से शुरुआत हो ना, तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप एक ऐसी स्टेज पे चालू होते हो जब चीज़ें अच्छी होती है और एकदम सब कुछ चले जाता है और आप छोटे हो तो समझ में आता नहीं है। हम्म। तो हमारी बड़ा वियर्ड पॉइंट था कि हो क्या गया। इतनी बुरी सिचुएशन थी कि मतलब कई बार खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार लोग घर पे आते थे कि भाई ये पैसे तुम्हारे घर वालों के हैं, देने हैं, उधार करने, ये करने हैं। और मैं छोटा था तो समझ में आता नहीं था। लेकिन वो जो प्रेशर था, उस प्रेशर से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये फील हुआ कि यार मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, हमको कुछ काम करना पड़ेगा। हम्म। तो मैं और मेरे ब्रदर हैं, स्टार्टिंग से हाथ पैर मारने चालू कर दिया। एंड इसका इम्पैक्ट भी आया क्योंकि अच्छे ड्रीम्स थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ने की, पढ़ाई करने की, सारी चीज़ें करने की। लेकिन हर चीज़ में पैसा चाहिए, वो पैसा है नहीं। हम्म। तो कोशिश करते थे, सारी चीज़ें करते थे। मेरा जब स्कूल टाइम होता था तो स्कूल में आपको जब समर वेकेशंस मिलते हैं तो वहाँ पर मैं जॉब करता था। जैसे मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मतलब एक मोबाइल शॉप के अंदर थी, क्योंकि मेरे को गेम्स का बड़ा शौक था, मुझे गेम्स बड़े पसंद थे। अब गेम्स ऐसे खेल तो सकते नहीं हो, तो मोबाइल शॉप पे गेम भी खेलने को मिल जाता था। और मैं सीडी राइटिंग वगैरह कर देता था, थोड़ा बहुत मोबाइल का देख लेता था ना। मतलब पॉकेट मनी मिल जाती, 500 रुपये मिलते थे। हम्म। उस टाइम पे इट वॉज लाइक गुड इनफ, ठीक था, अच्छा था। हम्म। तो वो वैसे जॉब करी, लेकिन स्टार्टिंग से हसल किया कि यार जॉब करना है, एक्सप्लोर करना है। काफ़ी जगह चीज़ें ट्राई करी, फेल भी हुए, कई बार सक्सेसफुल भी हुए, फिर फेल हुए। लेकिन करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे। फाइनली देन वी गॉट इनटू रिक्रूटमेंट, जो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चला, जिसके अंदर हमने हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह थे काफ़ी अच्छे, जैसे फेसबुक, गूगल, बोइंग, ये सारे के सारे हमारे अच्छे क्लाइंट रह चुके हैं। और हमारा वर्क बेसिकली ये था कि हम लोगों को प्लेस करवाते थे इन सारी कंपनीज के लिए। यूएस में जो लोग रह रहे हैं, यूरोप के अंदर जो लोग रह रहे हैं। और काफ़ी अच्छा पैसा उसमें मिलता था। जैसे कि नॉर्मली एक पोजीशन क्लोज होती थी, इट यूज टू बी अराउंड $80,000 to $100,000। तो उसका आपको मिलता था 20%, 30%। ओके। तो इंडिया के हिसाब से अच्छा। अच्छा था वो, डॉलर हाँ। से आईएनआर में आता है तो अच्छा ही हाँ, लगता वो है। अच्छा, अच्छी फीलिंग आती थी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो पैसा है, अब होता क्या है कि जैसे अब मेरे जो दोस्त थे सारे के सारे, अब वो पैसा कमाए तो वो पैसा अपने ऊपर डाले कि हम्म। अपनी अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। हमारे पैसे है हमको लोन चुकाने। तो हमने वो करके फिर किया, धीरे धीरे करके हमने जो पूरे लोन है घर वालों की, मतलब बहुत लाइफ का बहुत लंबा टाइम हमने ये उधार चुकाने में ही लगा दिए। फिर उसके बाद जाके एक ऐसा कंफर्टेबल टाइम आ गया जहाँ पर वी वर कंफर्टेबल, मतलब पूरा अच्छे से पे बैक वगैरह कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। फिर अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, पैसे सेव करने, सारी चीज़ें करनी चालू करी। तो ये तो बेसिकली एक शुरुआत हो गई, थोड़ी सी हम्बल बिगनिंग्स थी। हम्म। अब हुआ ये कि अब बात करते हैं, अब इसमें अब मैं करता तो था ये काम और अच्छा पैसा था काफ़ी। हम्म। आप ऐसी कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, लेकिन मोनोटोनस बन गया, सेम ही काम कर रहे हैं, लोगों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो सेम प्लेसमेंट करवा रहे हैं। और फिर एक टाइम के बाद मतलब ऐसा लगा कि यार, मतलब मेरे को हमेशा ये फील होता था कि लाइफ में ना कोई भी चीज़ करो तो मज़ा आना चाहिए। कोई काम करो ना तो मज़ा आना चाहिए। मज़ा नहीं आता ना तो यार वो एफर्ट, मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार सजा काम बन कर। जाता है। हाँ, सज़ा बन जाता है। तो वो लगने लगा, मतलब ऐसे कि यार ठीक है कर रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, सारी चीज़ें। अब उस बीच में क्या हुआ कि मेरे को ना हमेशा से शौक था कि कि मैं ना, जैसे मेरे मेरे फादर, मेरे दादाजी जो थे तो वो पोयम वगैरह भी लिखते थे, तो थोड़ा आर्टिस्टिक फैमिली थी। मेरे पापा भी जो है वो कई बार प्लेज वगैरह और इन सारी चीज़ों में ही यूज टू डू इट एज अ हॉबी। हम्म। तो मेरे भी मन में कभी ना कभी ऐसा था कि यार अपन भी कुछ ऐसा करें
जिसमें Creative मैं कोई मूवी बना लूं, डायरेक्टर बन जाऊं या ऐसी कुछ, तो मतलब या कंटेंट actor को बन जाओ। हाँ, मतलब बचपन के ड्रीम होता है ना कि पायलट बनूंगा, एक्टर बन जाऊंगा, ये सारा तो ऐसा कहीं ना कहीं था, मतलब वो क्रिएटिव साइड में आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मुंबई में कभी स्ट्रगल किया है? नहीं नहीं, वो भाई वहां तक पहुंचा नहीं। वो मन ही मन में स्ट्रगल होती थी मेरी, लेकिन ऐसा था कि कभी कुछ करेंगे, ऐसी सारी चीजें। तो कंटेंट क्रिएशन हमेशा मेरे को काफी एक्साइट करता था, तो ये वाली चीज थी। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कभी ना कभी आई यूज टू ट्राई कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं और इन सबको एक्सप्लोर करता था। तो ये हॉबी चलती थी, बट पता नहीं था यूज कहाँ करेंगे इसका। हम्म। तो ये था कि जो लगता था कि टाइम वेस्ट है, लेकिन मजा आता था करने में। अब हुआ ये कि अब मेन तो हमारा ये काम चल रहा था, इन द मीन टाइम हम न्यूज को भी काफी फॉलो करते थे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन वर्क था सारा, तो हमेशा फॉलो करते, क्योंकि यार स्टार्टिंग में जैसे हमारी जो बिगनिंग थी वो ऐसा था कि वी यूज टू फाइंड रीजन कि कहाँ से पैसे आप अर्न कर सकते हो, तो आप ढूंढते थे कि कहाँ से पैसे आप अर्न कर सकते हर हो। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे थे आप। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी। तो वहां पर जो ये बिटकॉइन की न्यूज थी ना, वो हमने पढ़ी थी 2013 के अंदर, जब सिल्क रोड वाला केस हुआ था। तो सिल्क रोड में जो पूरा केस हुआ था, बड़ा कंट्रोवर्शियल था वो। काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या था वो। हाँ। तो सिल्क रोड का केस ये था कि बेसिकली एक पीयर टू पीयर वेबसाइट थी डार्क नेट के ऊपर, जैसे OLX वगैरह होती है, वहां पर लोग ड्रग्स बाय कर सकते थे, वेपन्स बाय कर सकते थे, कोई भी लीगल काम करना था, किलर्स को बाय कर सकते किलर्स थे। को बाय कर सकते थे। तो ऐसे करके एक मार्केट ये डार्क नेट के ऊपर बना हुआ था। तो उसका जो मेन बंदा था रॉस उल्ब्रिच, जिसको अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने छोड़ दिया है पहले ही दिन। हाँ, तो उसने वो बनाया था, लेकिन लोग उसमें डील करते थे आपस में, वो बस मैनेज करता था। तो उसको लेके जब वो हुआ तो बहुत बड़ा न्यूज में आया, और क्योंकि वहां पर जो करेंसी यूज होती थी वो होती थी बिटकॉइन, तो एकदम से बिटकॉइन के बारे में बात आ गई। तो हमने देखा भाई ये क्या चीज़ है यार, ये बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें, तो देखा भी समझा भी, लेकिन लगा यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मतलब कोई भी आके बना देगा, कल को आके इसको चेंज कर देगा, बंद कर देगा, तो क्या होगा। फिर ये भी देखा कि यार चलो देखते तो इसको कमा कैसे सकते हैं। तो देखा कि इसका नोड होता है जो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, तो हमने नोड भी किसी तरह से डाउनलोड किया, लेकिन भाई काम भी करना था, और वो जब डाउनलोड किया ना तो वो इतना स्लो हो गया कि कंप्यूटर चलता ही नहीं था। तो क्या किया हमने, अनइंस्टॉल ही कर दिया कि हटाओ इसको, अब रिग्रेट करता हूँ। तो ये फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, और उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ पड़ा, लेकिन ये हुआ कि इससे दूर ही रहना। अब हुआ ये कि हमारा ये काम चल रहा था रिक्रूटमेंट वाला, तो हमारा एक थर्ड पार्टी क्लाइंट था यूरोप का, तो किसी और के थ्रू हमसे मिला था कि उसका मेन क्लाइंट था जहां पर पोजीशन फिल करनी थी। उसने हमको अप्रोच किया, उसने बोला भाई पोजीशन फिल करो, 15% तुम मुझे देना, 15% मैं रखूंगा, पेमेंट उसके पास आने वाला था। तो हमने वो पोजीशन क्लोज करवा दी। अब हुआ ये कि उसको हमको पैसे भेजने थे, एंड उस टाइम पे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो था, स्विफ्ट जो था, हर बैंक में इतना इजीली कनेक्टेड नहीं था। तो यूजुअली होता था कि चेक वो हमको भेजेंगे, वो चेक हम यहाँ पर बैंक में लगाएंगे, बैंक यहाँ से चेक के लेके वहाँ पर उन बैंक को रीच करेगा, फिर वहाँ से ट्रांसफर होगा, 1-2 महीने पैसे ट्रांसफर होने में लग जाते थे। तो हमने उसको बोला कि ये ऑप्शन है, उसने मना कर दिया। फिर उसने बोला कि उसको हमने दूसरे ऑप्शन दिए कि आप इस तरह से ट्रांसफर कर लो, इस तरह से ट्रांसफर कर लो, तो उसने हर चीज़ में मना कर दिया। फिर हमने कहा यार पैसे देना नहीं चाहता है, ये क्या चक्कर है इसका, मतलब ये हर चीज़ में मना कर रहा है जो इसको ऑप्शन दे। उसने बोला हम बोला कि एक ऑप्शन है, मैं तुमको बिटकॉइन में पे कर सकता हूँ। अब जब उसने बिटकॉइन बोला, हमारे फिर दिमाग में ये कि यार ये बिटकॉइन, ये क्या करेंसी, मतलब इसको लेके कैसे पेमेंट करेगा, और करेंगे क्या, हम कैश कैसे करेंगे इसको, इस बिटकॉइन का क्या करेंगे, बिटकॉइन का क्या करेंगे। तो उसने बोला कि तुम जाओ इसको भाई तुम चेक कर लो, देखो मेरे पास ये ऑप्शन है, बिटकॉइन में सेंड कर सकता हूँ तुम्हें। तो फिर उसके बाद फिर हमने सर्च करना स्टार्ट किया कि भाई हाउ टू सेल बिटकॉइन, ये सर्च कर रहे थे हम, हाउ टू सेल बिटकॉइन, हाउ टू बाय नहीं, हाउ टू सेल बिटकॉइन। तो ये 2013 की बात है। नहीं नहीं, ये 2016 की बात है। 13 में तो ये इंट्रोडक्शन हुआ था, हमने बोला कि बेकार है, छोड़ दो इसको, हाथ नहीं लगाना। अब 16 में क्या हुआ कि फिर उसके बाद फिर हमने ये सर्च करना चालू किया, तो लोकल बिटकॉइन करके वेबसाइट थी, अभी भी है, लेकिन हाँ, अभी भी है, बट यूज नहीं होती अब। तो वो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो हमने चेक किया, तो उसमें बताया कि पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है, आप इसमें से बिटकॉइन को बाय कर सकते हो, ऐसे सेल कर सकते हो। आप कैसे उसमें डिपॉजिट करते हो, तो उसके लिए वो अलग से एड्रेसेस है, क्योंकि उसने बोला कि हमको एड्रेस दो। तो पूरा सर्च वर्च करके हमने फाइनली निकाल के हमने बोला कि देखो यार, अगर इसको दिया नहीं तो वैसे भी देने वाला है नहीं, तो ना से कुछ नहीं मिले, उससे बढ़िया कुछ ना कुछ तो ले लें, देख लेंगे बाद में, जो दे रहा है ले लेते हैं। तो उसको दे दिया हमने एड्रेस। फिर उसने बोला ठीक है, उसने सेंड भी कर दिया, आ भी गया फटाफट। उसने बोला आई हैव सेंड इट, बोला ठीक है। अब हम देख रहे कि चलो इसको बेच के, अब हम बैठे हुए बड़ा सीरियस एकदम होके ना कि इसको सेल करेंगे, और पता नहीं यार ये सेल करेंगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इसने हमको स्कैम कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने क्या यार एक काम करते हैं, आधा बेच के देखते हैं पहले, ताकि पूरा नहीं चले। तो हमने कहा आधा बेचेंगे, बोला ठीक है। तो हमने आधे का ऑर्डर लगाया पीयर टू पीयर में, एक बंदे से निकाला, उससे फोन पे बात करी कि हमको सेल करना है, अच्छा आप भेज दोगे, कैसे भेजोगे, कैसे काम करेगा, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ दिया। उसने बोला ठीक है, बोला आधा घंटा लगेगा। हम वेट कर रहे हैं, आधा घंटा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। फिर फाइनली जब आया फोन पे, तो हमने देखा कि यार ये तो एक्चुअली में पैसा आ गया। हमने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, इसको हमने दिया,
विद इन 30 मिनट्स 1 आवर के अंदर इसने हमको सेंड भी कर दिया और हमको कैश भी मिल गया। हम बैंक्स में 1-1 2-2 घंटा वेट करते हैं यहाँ पर। फिर ठीक है, फिर उसके बाद मिल गया, हम खुश। अब क्या हुआ कि 1-2 हफ्ते निकल गए उस चीज़ को लेके और हम भूल भी गए, हम बाकी कामों में अपने बिजी हो गए। फिर एकदम से याद आया कि अपना यार बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो उसको देखते हैं। तो हम प्राइस वाइज कुछ वहाँ पर मॉनिटर नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, हमने वहाँ पर वो वॉलेट खोला, देखा भाई वो जो हमारे आधे बिटकॉइन बचे थे जो उसने भेजे थे वो डबल हो गए प्राइस के अंदर, वापस से उतने ही पैसे आ गए। उतने पैसे। हमने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, घास काटी वापस उग गई। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मतलब आधे निकाल लिए डबल भी हो गए। फिर हमने कहा ये चीज़ क्या है यार, मतलब ये हो क्या रहा है, ये है क्या चीज़। हमने कहा अब तो इसको देखना पड़ेगा। तो फिर हमने इसके ऊपर डीप पूरी रिसर्च करनी चालू करी कि कहाँ पर क्या मिल सकता है। और उस टाइम पे 2016 पे ना इतना डेट मतलब रिटर्न कंटेंट वगैरह इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। अब तो बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो जहाँ मिल सकता है वहाँ पर बिटकॉइन मैगजीन करके था, उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हमने चालू करे। फिर उसके बाद ये कॉइन डेस्क था, यहाँ पर उसके आर्टिकल पढ़ने चालू करे। ये एंड्रियास के वीडियोस थे, ये देखने हमने चालू करे। फिर वाइट पेपर को लेके हमने यहाँ पर पढ़ना चालू किया। अब वाइट पेपर भी क्या है, बोलना तो बहुत आसान है कि हमने वाइट पेपर पढ़ा, लेकिन वो भी इतना सिंपल नहीं है, वो टेक्निकल लिखा हुआ बहुत टेक्निकल है। तो उसमें लिखा क्या, उसको डिकोड करके समझने की कोशिश करी, लोगों के वीडियो देखे कि वो समझा रहे हैं कि वाइट पेपर में क्या है। तो ऐसे करके अंडरस्टैंड किया हमने, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि यार ऐसे कैसे एक कोई करेंसी या एक ऐसा एसेट आ गया, कॉइन आ गया है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता है और कोई उसको रोक नहीं सकता है और कल को आके मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अब तब तो वो एसेट भी नहीं था, वो करेंसी की तरह ही था। करेंसी की तरह ही देखा जाता था, मतलब एक तरह से करेंसी ही बोलते थे, करेंसी के रिप्लेसमेंट की तरह ही उसको देखा जाता हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद फिर हमने जब ये रिसर्च वगैरह करी तब समझ में आया कि ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन को छोड़ के ऐसे और भी कॉइन्स है और पूरा इसका स्पेस है। फिर ट्विटर का पता चला कि ट्विटर पे, मतलब ट्विटर हम यूज करते थे लेकिन कभी हमने इस देखा काम नहीं। के लिए नहीं किया। हाँ, कि लेकिन फिर इसमें हमने क्रिप्टो का डिस्कशन होता है हाँ, वैसे। क्योंकि हम स्टार्टिंग से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे ना, तो थैंकफुली हम रिसर्च के अंदर, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस जॉब था और ये सोशल मीडिया को हैंडल करने में स्टार्टिंग से अच्छे थे, तो ये ट्विटर वगैरह इन सब पे हमने देखा। टेलीग्राम पहली बार डाउनलोड किया कि अच्छा टेलीग्राम भी होता है, उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं। तो वहां से फिर ये जो स्टेप है ये चालू हुआ। अब जब हमारा ये हो गया तो क्या हुआ, फिर हमको लगा कि यार ये डेफिनेटली एक चीज़ है। जब हमारा कन्विक्शन हुआ ना कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आने वाले टाइम पे चीज़ों को बहुत चेंज कर सकती है, तो इसमें बहुत टाइम लगा। तो फिर हमने सोचा कि यार अब हमको इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए। उस टाइम पे आप देखो कि बिटकॉइन की प्राइस मतलब $400-500 ऐसे इसके आसपास थी। अब सबसे बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि हमने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च करी, 10 बार बात करी कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड में हमने इन्वेस्ट किया भाई, अगले दिन 30% गिर गया बिटकॉइन। इन्वेस्ट करते ही इन्वेस्ट करते अगले दिन गिर गया 30%। ये क्रिप्टो मार्केट सबको ऐसे ही वेलकम करते हैं। हाँ, तो होता वही है। अब हम देखा अरे यार ठीक है, फिर हमने कहा यार ये चलो ठीक है, मतलब हमने डाला तो ऐसा नहीं था कि यार मतलब कोई इमरजेंसी हो जाएगी, लेकिन वी वर लाइक चलो ठीक है, रिस्क लेके ही डाला था। रिस्क लेके डाला था कि अपन यार छोड़ देते हैं इसको। फिर बाद में जब थोड़ा बहुत बढ़ा तो वो डंप पे तो बाय नहीं किया, क्योंकि ये लगा कि अभी तो बाय करना नहीं चाहिए। फिर बाद में जब रिकवर हो गया, थोड़ा ऊपर चला गया, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बाय बाय करके अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब हुआ ये कि जब एक चीज़ जो हमने रियलाइज करी, जैसे मैं जब रिसर्च वगैरह कर रहा था तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। इंग्लिश में आप देखोगे तो उस टाइम पे बहुत कंटेंट अवेलेबल थे, डीप एनालिसिस करके बता रहे हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। अब जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और मेरी हमेशा थिंकिंग ये रही है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में इन डेप्थ जानना जरूरी है। A to Z आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उसके बारे में इन डेप्थ नहीं पता है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मैं इसी तरह से रिसर्च करता था हर चीज़ के अंदर। फिर मैंने सब कुछ किया, मैंने कहा देखते हैं यार इंडिया में कोई वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है हिंदी में, क्योंकि यार क्रिप्टो ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल भी बहुत है ना यार। राइट। तो कई बार तो समझ में भी नहीं आता है। अब तो इतना टाइम हो गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन नए इंसान के लिए इतनी टेक्निकल चीजें, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रूफ ऑफ वर्क, इतनी सारी चीजें कैसे समझ में आएगी। पहली बात तो नया जो बंदा आता है उसको यही समझ में नहीं आता कि हाथ में कुछ है नहीं और ये करेंसी कैसे हाँ, है। ये करेंसी कैसे हो सकती है, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैल्यू कहाँ से आ रही है, किस चीज से बैक्ड है, कौन कंट्रोल कर रहा है, सतोशी नाकामोटो आ गया तो क्या होगा। ऐसे हजारों क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो वही क्वेश्चन मेरे भी थे। हाँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने इंडिया में चेक करना चालू किया तो मैंने देखा कि इंडिया में कोई ऐसे कंटेंट बनाने वाले नहीं थे। ज्यादातर जो लोग थे या तो वो ये बता रहे थे कि कैसे तुम क्रिप्टो में पैसे डालो, ट्रेडिंग रिलेटेड था। हाँ, कि खरीद कैसे सकते हो, बेच कैसे करोड़पति बन जाओ, खरीद बेच भी नहीं, करोड़पति कैसे बन अच्छा, तब भी करोड़पति का चल ही रहा था। हाँ, करोड़पति तो स्टार्टिंग से बनाते हो। वो तो इंडिया में ही चल रहा है वो हर चीज। तो करोड़पति कैसे बन जाओगे। और दूसरा ये था कि मैंने बहुत सारे कॉइन्स देखे अजीब, TCC कॉइन, ATC कॉइन, और उनको लेके वो बोल रहे कि नेक्स्ट बिटकॉइन। अब मैं भी नहीं जानता था ये है क्या चीज, लेकिन मैंने भी सर्च किया, मैंने कहा होगा यार कोई चीज। जब मैंने सर्च करी तो मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, ये स्कैम वैम है।
फिर देखा तो समझ में आया कि एमएलएम पॉन्जी स्कीम्स है। तो मेरे को लगा कि यार कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इन डेप्थ जाके ना ये चीज समझा रहा हो कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो डिफरेंट है बिटकॉइन से। तो लगा कि यार एक गैप है जो फिल करने की अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैंने पहले बताया, बचपन से मतलब कुछ करना तो था ही, कंटेंट बनाना था, एक्टर बनना था या डायरेक्टर बनना था, तो वहां पर उसको फिर वो मैच हो गया। हाँ। तो अब क्या कि अब मेरा काम तो वही चल रहा था पुराना वाला, कि आपने ये किया कि यार अपन एक काम करते हैं, अपन वीडियो बना के ना डालना स्टार्ट करते हैं, और अपन वीडियो बना के डालेंगे, मतलब पार्ट टाइम कर लेते हैं हॉबी के लिए। तो मेरा फन था, तो फन की तरह डालना उसको चालू किया उसने। तो मैं था और मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, तो हम दोनों मिलके ये बनाती थी। तो वो पहले बनाती थी, मैं रिक्त लगता था, साथ में हम मैनेज करते थे उसको, वो करते थे। तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया, बाद में जाके वो बिजी हो गई, देन आई कंटिन्यूड। तो हमने ये करना चालू किया, और जब करना चालू किया तो वो इट पिक्ड अप, लोगों को पसंद आया कि इन डेप्थ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा। हमने कहा बढ़िया है। और देखो, चैनल बनाते हो ना तो भाई 100 सब्सक्राइबर होते हैं, उसमें भी इतनी खुशी होती है कि मानो नहीं आप। वो 100 सब्सक्राइबर वाली जो खुशी होती है, 1000 सब्सक्राइबर वाली खुशी होती है, वो 1 लाख पे भी नहीं 1 होती। लाख वो 1 लाख पे भी नहीं मतलब होती। मैं कहता हूँ हमेशा कि 1 लाख पर जो खुशी हुई थी ना मेरे को सब्सक्राइबर की, वो लास्ट थी। हाँ। इसके बाद 1 मिलियन अभी हुआ। हाँ, अंदर से कोई कुछ ऐसा फीलिंग नहीं खास आई, feel कुछ नहीं हुआ। खास फील नहीं 1 लाख आई थिंक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्ले बटन मिलता है ना एक। प्ले बटन मिलता है। और हाँ। स्टार्ट करते ही सबका एम 100 के होता है। हाँ 100 के, हाँ वो एम की तरह होता है। तो फिर वो चालू किया और फिर वो अटेंशन मिलता रहा। अब उस टाइम पे क्या कुछ कमाई तो होती नहीं थी ना, यूट्यूब का एडसेंस था, और कुछ गड़बड़ भी हो गई थी मेरे साथ बीच में, जिसके कारण उन्होंने एडसेंस बहुत लंबे टाइम तक दिया नहीं था। और क्रिप्टो वालों का तो वैसे ही बंद कर रहे थे वो उस टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, तो वो वाला चक्कर भी था, क्योंकि क्रिप्टो को लेके इतना अच्छा नैरेटिव नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे को मजा आता था, हमको मजा आता था ये करने के लिए, तो हमने कंटिन्यू रखा कि यार इसको बनाते रहेंगे, कंटेंट डालते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहा, और जब बढ़ता रहा लोग जुड़ते रहे, और बिफोर आई न्यू इट कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एंड में मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग जॉब है उससे मूव करके आई थिंक इट्स बेटर कि मैं इसके अंदर मूव कर जाऊँ। तो फिर मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ गया। और जैसा मैं बोल रहा था कि यार काम करो तो मज़ा आना चाहिए, तो इस चीज़ में मेरे को स्टार्टिंग से था कि कभी ना कभी यार कुछ एक्टर वैक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन चलो यूट्यूबर ही बन गए इसी बात। दिल के अंदर दिख रहा है उधर। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। तो मेरा तो मतलब तो इस कारण फिर मैं इसमें मूव कर गया उन सारी चीज़ों से, देन फुल टाइम ये क्रिप्टो स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब क्रिप्टो की ये पूरी शुरुआत हुई और फिर आप ट्रेडिंग भी करने लगे उसमें या इन्वेस्टिंग करने लगे, तो उसमें तो काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स भी आए होंगे। तो वो अप एंड डाउन्स क्या थे, और उस वक्त जो साइकोलॉजी थी या आपकी जो स्थिति थी वो किस तरह की थी? यार ट्रेडिंग में क्या बताऊं यार, शुरुआत तो सबकी ऐसी होती है कि बुरी हालत हो जाती है। सपना ये होता है कि बनूंगा करोड़पति, आ जाते हो रोड के ऊपर। तो वही शुरुआत मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने स्टार्टिंग में देखा। तो अब क्या यार, मेरा क्या फाइनेंस का ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं है कि मैंने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया या इन्वेस्टमेंट में, तो मेरी ऐसी कभी नॉलेज थी नहीं। लेकिन हाँ वो भूख थी कि यार नॉलेज गेन करनी है। और ये हमेशा था कि मेरे को लगता था कि यार नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे यार कि तुम्हारे लिए बना है कि नहीं बना है। तो ट्रेडिंग को लेके भी मैंने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। और थैंकफुली जैसे 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो टाइम थोड़ा ऐसा था कि वो बुल मार्केट का, जैसे भी 2024 गया है ना, तो 2016 भी उस टाइम पे वो बिटकॉइन का अच्छा बुल मार्केट था कि 2016 पे प्राइजेस जारी थी, एंड 2017 पे पहला प्रॉपर जो क्रिप्टो का बुल रन आया था वो आया था, जहाँ पर सारे कॉइन ऊपर भाग रहे थे एंड ऑफ 2017। क्या हो रहा है वो समझ में ही नहीं आ हाँ रहा मतलब था ऐसा लगता, तो मैं तो ऐसे सोचता, मैं तो एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं जहाँ हाथ डालता हूँ पैसा ही बनता है अपना। तो जहाँ मैंने उंगली रख दी वहाँ पैसा ही पैसा बनेगा। तो बुल मार्केट करता है वैसे नॉर्मली। तो वो सारी चीजें हुई थी, बट उस चीज को इग्नोर करते हुए भी बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए थे जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया फोमो के अंदर। जैसे पहले टीए वगैरह पे इतना मेरा बिलीफ नहीं था, मेरे को लगता है टीए क्या होता है यार, ये किस काम की लाइंस चीज़ है? देख के क्या होगा? लाइंस देख के मतलब लकीटें मार लो, लाइन खींच लो यहाँ पर, इससे क्या पता चलता है यार? फंडामेंटल में बहुत स्ट्रांग बिलीव करता था, फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं मतलब ट्रेडिंग करता था, देखा अच्छा ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, ये यहाँ चला गया अच्छा सेल कर दिया। तो बहुत इमोशन से ट्रेड करता था, रैंडमली ट्रेड करता था। फिर मिस्टेक हुई, बहुत लॉसेस भी हुए वहाँ पर। अब जब लॉसेस हुए तो ठीक है, मतलब मेरे को लगा लॉसेस तो हैं, मैंने कहा इससे अब सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीखूंगा नहीं तो यही गलती करता रहूंगा और एंड में बचेगा कुछ नहीं। तो फिर मैंने देखना चालू किया, मैंने अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव ओपन किया। टीए जिसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, उसको मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। उस पर टाइम में बहुत बुक्स वगैरह पढ़ी, बहुत ट्यूटोरियल्स देखे, बहुत लोगों के ट्रेडिंग पैटर्न्स देखे, बहुत एनालिसिस, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। एंड उसमें फिर जब मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, देन आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीए, कि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए जिसमें तुम इन्वेस्ट करे वो सही है कि नहीं, लेकिन कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है वो तुम्हें टीए सिखाएगा। तो फिर वहाँ पर मैं टीए के अंदर मैंने एंट्री करी।
फिर उसके बाद भी बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे कुछ ट्रेड्स तो ऐसी हुई है कि भाई मिलियन डॉलर्स के लॉसेस हुए हैं मेरे को। वो तो जानना है हमें। वो तो हार्ट अटैक वाले, मतलब मैंने कभी बोला नहीं ये चीज, लेकिन हुए हैं यार, बट मतलब आज भूले जा सकते हैं। हाँ आज बोल सकते हैं, मतलब मन आपने हल्का इनवाइट किया किया जा तो आपको कुछ, हाँ मन हल्का हो जाएगा। हाँ यार, मतलब और एक बार नहीं भाई, 2-3 बार मतलब देखो क्या होता है, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि अपन जैसे बैठ के बात कर रहे हैं तो भाई ये इतने एक्सीलेंट, इनसे तो गलती होती नहीं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इंसान है सामने वाला इंसान भी। है, मतलब आज की डेट में भी गलती होती है। इनफैक्ट आज की डेट में भी मतलब हमारी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां कम हो सकती है, बंद तो हाँ नहीं हो कम सकती। कम हो जाती है, लेकिन बंद नहीं होती बंद यार। मार्केट ही ऐसा है, हर बार नई सिचुएशन यहाँ पर आती है तो आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, और वो गलती इसलिए लेके आता है जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना कि भाई हमको सब आता है, तो मार्केट सिखाने के लिए आता है कि आपको सब नहीं आता है। याद दिलाने के लिए कि मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट हाँ, रिस्क। और मैं तो यही मानता हूँ, जैसे वो सेइंग है ना कि यार ये जो गलतियां होती है, लॉसेस होते हैं, ये एक तरह से ट्यूशन की फीस आपने दे दी है एक तरह से, जो मिस्टेक करी है। और बस उससे आपकी जिम्मेदारी वो है कि जो गलती हो गई उससे सीख के उसको वसूल कर लो, ताकि हाँ, अगली बार वो गलती ना हो। हाँ। और ये आई थिंक ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर सेम जर्नी हुई होगी, कि जब वो आते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके उनके लॉसेस हो जाते हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज फॉर मी और नॉट, क्या हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। काफी लोग डीमोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि जब आप इनिशियली आते हो तो आप ऐसी गलती कर देते हो कि बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, और फिर लगता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं, यहाँ से कैसे उठूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो आई थिंक ये जानना भी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हर कोई इससे गुजरता है, लेकिन उससे आप सीख के क्या निकलते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वही वाली बात है ना कि लाइफ सबको वो सिचुएशंस में डालती है, बट उससे फिर जो निकलेगा वो सही जीतता है फिर। हाँ, तो मेन चीज यही है कि देखो किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे हम लोग लाइफ में जब चीजें करते, जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल सबको चलानी है, लेकिन चलाने से पहले गिरना पड़ता है। गिरना पड़ता है। जब गिरते हो आपको तब समझ में आता है कि मैं गलत यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आप पहली बार फाइनेंस में आ रहे हो, पहली बार इस फील्ड के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सारी चीजों को समझ रहे हो, तो आपको गिरना तो पड़ेगा, उस गिरने के बाद ही आप सीखोगे। वही है कि जो साइकिल से गिर के साइकिल चलाना छोड़ दे, वो कभी नहीं चला पाएगा। वो कभी नहीं चला पाएगा। अच्छा, बहुत हो गई साइकोलॉजिकल बात, पर मेरे को बताओ लॉसेस क्या हुए? मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ। टॉपिक क्यों चेंज हो गया ये? देखो सबसे बड़ा लॉस कहाँ पर हो सकता है, क्या लगता है आपको? मेरे को जो लग रहा है, हाँ। और आपको मैं 2017 से देख रहा हूँ, हाँ मेरे को तो लग रहा है बिटकॉइन में ही हुआ होगा सबसे बड़ा लॉस। यार देखो, कुछ मे बी फ्यूचर्स में हुआ हो सकता है। देखो फ्यूचर, हाँ फ्यूचर देखो, सबसे ज्यादा झटका जो दे सकता है ना वो सबसे कम समय के अंदर, वो फ्यूचर ही है। हम्म। स्पॉट ट्रेडिंग फिर भी आपको कम से कम थोड़ा बचा लेती है, थोड़ा क्वेश्चन दे देती आपके है पास कॉइन तो या रहता है, होल्ड कर सकते हो। कॉइन तो कुछ रहता है रहता हाथ में। लेकिन जो इमोशन के साथ खिलवाड़ करता है ना, वो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग। हम्म। तो स्पॉट में जैसे मैं गलती आपको बताता हूँ, मेरी गलतियां क्या रही है। कई बार क्या हमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मार्केट को प्ले कर सकता हूँ, स्पेशली बुल मार्केट में तो ऐसे लगता है कि अपन जैसा करेंगे वैसे ही होगा। तो कई बार ये हुआ, इनिशियली मैंने ये रियलाइज किया कि यार बिटकॉइन ऊपर जाता है लेकिन नीचे भी तो आता है, तो मैं ये कर सकता हूँ, जो ऊपर जाएगा बेच दूंगा, जब नीचे आएगा खरीद लूंगा। तो कई बार ये अपॉर्चुनिटी ऐसी हुई कि जहां पर मेरे पास बिटकॉइन थे और मैंने बिटकॉइन को सेल कर दिया, और फिर मैं वेट कर रहा था बिटकॉइन नीचे आए, लेकिन जब उन लेवल पे आया भी मैंने बाय नहीं किया, सोच के कि मे बी थोड़ा नीचे आएगा, और फिर वहां से बाउंस कर गया। और जब बाउंस कर गया, देन आई वाज वेटिंग कि मे बी नीचे आएगा, लेकिन वो कभी नीचे आया नहीं, वो ऊपर ही बढ़ता रहा। तो वो जो गैप था, वो गैप एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, जहां पर अगर मैं हॉडल करता तो मेरे को बेनिफिट मिलता है। एंड इस चीज को मैंने लाइफ में आगे इंप्लीमेंट किया कि जब ये गलतियां हुई ना, तो मतलब ये काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि काफी बिटकॉइन थे, अपॉर्चुनिटी लॉस हो। तो वो मैंने लूज कर दिया, क्योंकि मेरे को करना तो हॉडल ही था, लेकिन मैंने होशियारी ये लगाई कि मैं इसको प्ले कर लूंगा, क्योंकि छोटे मुंह पकड़ने के चक्कर छोटे में। मूव पकड़ने के 19-20 चक्कर में, खेलने के हाँ, चक्कर में। वही, हाँ मतलब वो 5% 10% के चक्कर में मैं यहाँ पर 100% 200% जो उसको मिस आउट कर दिया। गया इस छोटे चक्कर में। तो मैं एक तो ये मेरा बहुत बड़ा लेसन था। फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई ये तो करना ही नहीं है अपन को, इस तरह से मूव नहीं करना है। अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, थोड़ा बहुत परसेंटेज निकालना, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन तो एक तो ये था। और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग का था। अब फ्यूचर ट्रेडिंग भी जब करी ना, तो क्या होता है, ट्राई तो सब कुछ करते हैं, हमने 100x भी ट्राई किया, हमने तो 125x भी किया है, तो वो तो नॉर्मली स्मॉल कैपिटल से किया। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर कोई प्रॉपर मतलब प्लानिंग नहीं थी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाला नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस आ गए, घुस गए, डाल दिया, मूव कर गए। और अब हुआ भी ये कि जैसे जब ये चीज़ें करी ना, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो पहले तो कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं थी, ये भी नहीं था, मतलब अपना नॉर्मली कर रहे थे। लेकिन मोर ओवर जब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, तो वो इमोशन से ट्रेड कर रहे थे। लूज कर दिया तो और पैसा लगा दिया, फिर और लूज कर दिया तो और पैसा लगा दिया। तो ये कुछ केसेस हुए थे जहां पर मतलब काफी जो पैसे हैं वो लूज हुए थे, झटके खाए। मतलब ऐसा लगता है कि आज की डेट में वो झटके नहीं खाए होते तो मतलब बहुत चीजें डिफरेंट होती।
बट बट ठीक सीख है, भी नहीं पाते उसके अलावा। बट सीख भी नहीं पाते, तो वो इससे सीखा। जर्नी का पार्ट है वो। हाँ, और वो आई थिंक वो ठोकरे खा के ना पहले क्या इमोशन से प्ले करता था, भाई अब इमोशन बचे ही नहीं है। अब हालत ऐसी हो गई, आपको इमोशन नहीं है। हाँ। तो अब मैं जब भी ट्रेड करने जाता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता क्या चल रहा है, यहाँ एंटर करूंगा, नहीं चला तो यहाँ निकल जाऊंगा, ऊपर गया तो यहाँ मेरे को बेचना है, फिर चाहे तू भाई कितना ऊपर चले जा। तो उस कैलकुलेशन से चलना है कि मतलब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हर चीज पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए, फिर चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, मेरे को फर्क नहीं है, और बाद में कोई रिग्रेट नहीं करना है। तो ये चीजें मैंने सीखी, ये बस इतनी ट्यूशन फीस जो है पे करके। तो अभी अपन ने लॉसेस की तो काफी बात कर ली, बट लॉसेस से भी बड़ी चीज जो क्रिप्टो के अंदर है कि स्कैम्स बहुत होते हैं क्रिप्टो के अंदर, चाहे वो MLM रिलेटेड हो गए या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गायब हो जाते हैं। तो इसमें आई थिंक 2-3 बड़े स्कैम्स निकल करके आए, स्पेशली जैसे इंडिया की भी अगर अपन बात करें तो ATC, TCC, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? एक और बड़ा है बिटकनेक्ट। बिटकनेक्ट। हाँ, तो जैसे मैंने जब आपको जर्नी बताई मेरी जब स्टार्ट हुई थी, और मैं जब सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा मेजरली बहुत सारे लोग जो थे इन कॉइन्स को प्रमोट करते थे, TCC, ETC। आज की डेट में ये यूट्यूबर्स हैं भी क्रिप्टो वाले। ओके। वीडियो डिलीट हो गए, लेकिन ये वीडियो वो लोग हैं, हाँ। वो लोग अभी भी हैं। और बिटकनेक्ट भी बहुत बड़ा था। बेसिकली ये सबकी सब MLM स्कीम थी, एंड MLM स्कीम आप जानती हैं इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है उसका। 1 से 3 जोड़ो, 3 से 9 जोड़ो। हाँ, तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया क्रिप्टो के अंदर। क्योंकि क्रिप्टो में एक एग्जांपल था बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन कैसे उसने आपको अमीर बना दिया, तो वही एग्जांपल यूज करके ये बोलते, जैसे TCC को देखेंगे, द चैम्प कॉइन, उसको बोलते थे इंडिया का नेक्स्ट बिटकॉइन है वो, या नेक्स्ट बिटकॉइन वो बनेगा। ATC को लेके भी यही बोलते थे। अगर बिटकनेक्ट को देखेंगे तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने उसको मार्केट किया था, जहां पर वो बोलते थे कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, तो माइनिंग हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं, और माइनिंग से जो रिटर्न आएगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो था बेसिकली MLM ही, लेकिन अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो बिटकनेक्ट वाली अगर हम बात करते हैं, तो ये तो इतना बड़ा स्कैम हो गया था, इतना बड़ा स्कैम हो गया था कि इंडिया में यूट्यूबर्स तो बात करते ही थे उसके बारे में, बाहर के यूट्यूबर्स भी। और वो उस टाइम पे मतलब अभी जैसे आप जो देखोगे ना, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनको आप क्रिप्टो के अंदर देखते हो, उस लेवल के चैनल्स थे जो इसके बारे में बात करते थे, बिटकनेक्ट के बारे में, कि और उसमें बेनिफिट भी मिलता था। मतलब सिंपल फंडा ये था, आप अपने बिटकॉइन जो वो लेके आओ, आप प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करो, आपको दिन का मिलेगा 1%, 2%, 5%, 10%। प्लस अगर आप लोगों को लेके आओगे तो उसका भी मिलेगा। जैसे सृजन आपको मैं लेके आ गया, आप मेरे नीचे जुड़ गए, अंकित मैं आपको लेके आ गया, तो आप मेरे नीचे जुड़ गए, तो आप लोगों ने जो पैसे डाले उसका भी कमीशन मेरे को मिलेगा। रेफरल तो कमीशन। बेसिकली वो पिरामिड एक स्कीम थी, लेकिन लुक्रेटिव था लोगों के लिए, और स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स थे, यूट्यूबर्स थे, उनके लिए तो उनके बेनिफिशियल लिए है, काफी क्योंकि रेफरल इतने इनकम audience अच्छा है उनके जनरेट। पास। तो अच्छे खासे पैसे जो है यहाँ पर कमा रहे थे। तो अब इन्होंने पूरा ये जो अपना बिटकनेक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये इन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट हुआ था इंडिया से, एंड धीरे धीरे करते हुए अगर आप देखोगे ये इतना ज्यादा बढ़ गया, जहाँ पर अमित भारद्वाज थे, अब तो ही इज नो मोर। लेकिन इन्होंने क्या स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, क्योंकि क्रिप्टो नया था, बिटकॉइन नया था, तो ये बिटकॉइन की माइनिंग करते थे। अब बिटकॉइन की माइनिंग करते थे तो हर किसी को माइनिंग करनी थी कि यार हम भी बिटकॉइन को माइन करें, लेकिन बिटकॉइन को माइन करना आसान नहीं है। आपको माइनिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फैसिलिटीज यहाँ पर चाहिए, और नॉलेज भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यही जो माइनिंग है, इनके माइनिंग फार्म्स वगैरह इन्होंने बना रखे थे, तो बोला माइनिंग हम जो कर रहे हैं उसी को हम आपको भी दे सकते हैं, जहां पर आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले तो इन्होंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बिटकॉइन में पेमेंट मिलेगा, बाद में इन्होंने खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया बिटकनेक्ट, कि वो आप यहाँ पर ले सकते हो। और लोगों को भी ये बोल रखा था कि उसको रखोगे तो कंपाउंड करके और पैसे अर्न कर सकते हो उसके अंदर, अगर टोकन को आप विड्रॉ नहीं करते हो। क्रिप्टो के ATM भी हम लगा देंगे। हाँ, ATM भी मतलब सब कुछ कर देंगे, कार्ड वार्ड कार्ड लगा दिया था, वीजा, कार्ड मास्टर कार्ड कार्ड भी लगा आ के। जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और आप मानोगे नहीं, इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन भी करवा दिया था, बुक तक लिख दी थी यहाँ पर क्रिप्टो बिटकॉइन के ऊपर। एंड वो एक टाइम पे फेस बन गए थे इंडिया के अंदर बिटकॉइन के, कि मतलब अगर बिटकॉइन की बात हो रही, ही इज द फेस, ये माइनिंग करते हैं, सारी चीजें हैं, सेलिब्रिटी। तो इस लेवल तक की चीजें यहाँ पर हो गई थी। लेकिन MLM पॉन्जी के साथ होता यही है कि जब तक पैसा आ रहा है जब तक चलते हैं वो, जब पैसा आना बंद हो जाता है तब उसका फिर एंड आ जाता है। और वही बिटकनेक्ट के साथ भी हुआ कि जब वो स्टेज आई तब फाइनली दे कोलैप्स। एंड जैसे जैसे टाइम भी बढ़ता गया, बहुत लोगों ने कंसर्न भी बनाया। मतलब ये इंडिया से निकला स्कैम था, एक तरह से इंडिया के लिए बेइज्जती भी है, क्योंकि इंडिया स्कैम्स के लिए बड़ा नोन है, राइट। तो वहां पर ये बाहर के लोग भी थे जिनके बहुत ज्यादा पैसे जो थे इसके अंदर इन्वेस्टेड थे। सबसे ज्यादा इनके लिए ब्लोबैक तब आया जब US के अंदर SEC और जो ये DOJ है ना, इन्होंने उनके अगेंस्ट में नोटिस निकाल दिया कि ये स्कैम रन कर रहे हैं और ये है। और तो जब उन्होंने किया तब एवरीथिंग कोलैप्स, रातों रात इनकी वेबसाइट वगैरह सब गायब हो गई। क्योंकि उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे ना, क्रिप्टो काफी न्यू था, काफी हिंट्स थे, लेकिन अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2016 में नया आया हूँ,
अब मेरे को देख के तो समझ में नहीं आता, मैंने कहा ऐसी ये क्या जादुई चीज है कि इसके अंदर आप डालो और ऐसे पैसे बन जाएंगे। तो मेरे को तो कभी, क्योंकि मैंने लाइफ में इतने धोखे खाए, मेरे को पता है आसानी से पैसा कभी नहीं बनता है ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे पैसा बनता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, जिन्होंने बुकें लिखी हुई हैं, जो और एक्चुअली में कम्युनिटी में भी रिस्पेक्टेड थे, उनके अगेंस्ट में अगर आप बोलोगे तो मतलब इट्स लाइक यू आर कॉलिंग फॉर ट्रबल। जैसे सलमान खान के फैंस नहीं होते कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, कुछ उल्टा बोल दिया तो वैसे लोग पीछे पड़ जाएंगे। कल्ट बेसिकली, कल्ट बना हुआ था पूरा। लेकिन जब वो फाइनली चीजें हुई और जब वो ब्लो हुआ तो मतलब लोग कंफ्यूजन में थे, काफी लोग उसके अगेंस्ट में कंसर्न रेज करते थे, लोग आके टारगेट भी करते थे वहां पर। लेकिन जब फाइनली ब्लो बैक हुआ तब समझ में आया कि एक्चुअली में ये इतना बड़ा, इतने मल्टी बिलियन डॉलर्स का जो स्कैम जो था यहाँ पर हुआ था। बेसिकली यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि लोगों से बिटकॉइन ले ले हाँ, और उनको अपने जो शिट कॉइन है वो दे दे। बेसिकली करा उन्होंने यही ना, पहले तो बोला बिटकॉइन लेके आओ तुमको रिटर्न बना के देंगे। अब वो रिटर्न वो क्यों दे बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू उनको पता है, तो वो तो रखना है। तो उन्होंने अपना कॉइन बना लिया कि ये बिटकॉइन का कॉइन है, तुम इसको ले लो, इसकी वैल्यू रहेगी, और खुद का कॉइन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसमें भी जो ये कॉइन था, अच्छा ये कॉइन भी अगर आप देखो, ये उस टाइम पे जैसे आज की डेट में बाइनेंस है ना, बिट्रेक्स था वन ऑफ द बिगेस्ट। तो आप इस मतलब उस टाइम पे आप देखो कितना लोग अनअवेयर थे और कितना ये न्यू था, ये उस टॉप एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड था। तो अब तो कंडीशन बहुत डिफरेंट हो गई है, स्कैम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्रिप्टो इतना नया था कि इतने बड़े एक्सचेंज, मतलब बिट्रेक्स पे लिस्ट करना आसान बात नहीं थी। बाइनेंस तो फिर भी आज के डेट में लिस्ट कर देता है जल्दी, उस टाइम पे तो मतलब वो कॉइन को लिस्ट करने में बहुत टाइम लेते थे। मतलब बिट्रेक्स जैसे आज की डेट में होता है, बाइनेंस में कॉइन लिस्ट हो गया तो पंप हो जाएगा, उस टाइम पे बिट्रेक्स पे कॉइन अगर लिस्ट होता तो वो पंप ही पंप होता रहेगा। वो याद होंगे XVG था उस टाइम पे, और वो कौन सा था दूसरा, एक DGB कॉइन थे। हाँ, तो ये ऐसे करके तो उस पे भी लिस्टेड था ये। लेकिन काफी बड़ा ये स्कैम जो था ओवरऑल हुआ था। अपन अगर इसमें थोड़ी सी देखें, क्योंकि अपन तो स्कैम्स को पहचान सकते हैं, बट काफी सारे नए लोग आ रहे हैं अभी क्रिप्टो में, अगर उनके हिसाब से देखें कि ऐसे कौन से इंडिकेशंस है जिनको देखकर अपन कौन सा कॉइन स्कैम है और कौन सा रियल प्रोजेक्ट है ये पहचान सकते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर इस तरह से शो करता है ना कि आपको मंथली रिटर्न मिल जाएंगे 2%, 4%, 5%, तो पहले ही उससे आप थोड़ा केयरफुल हो जाओ, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। दूसरी चीज ये कि अगर वो आपको बोलेंगे कि आपके नीचे मेंबर्स बनाओ, सॉर्ट ऑफ लाइक अ पिरामिड, तो उससे भी आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये स्कीम्स क्या अभी भी चलती हैं काफी। जैसे मैंने बहुत सारी जो ऐसे स्कैम्स हैं वो एक्सपोज किए हैं। ऐसे एक रॉयल क्यू का आया था। अब और ये क्या, ये अलग अलग फंडे लेके आते हैं। रॉयल क्यू का करता था, रॉयल क्यू ये बोलता था कि आप मेरे उस पर अकाउंट बनाओ, अपने आईडीज को कनेक्ट करो, हम आपके बिहाफ पे ट्रेड करेंगे और आपको इतना APY बना के यहाँ पर दे देंगे आपके बदले में ट्रेडिंग करके। अरे बाप रे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। अब लोग कमा भी रहे थे तो उनका भी कल्ट बन गया यहाँ पर कि ये तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये सारे शुरुआत में तो पैसा बना के दे देते क्योंकि हैं। हाँ, क्योंकि देखो करते ही है ना कि स्टार्टिंग में जब चालू करते हैं तो ये पैसा देते हैं, कल्ट बनाना होता है। तो मानते ही नहीं, वो बोलते हैं कि यार तू जल रहा है मुझसे, क्यों जल रहा है, मेरे को तो पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट, तूने मिस कर दिया, तूने पैसे नहीं कमाए तो तू जल रहा है मुझसे। अब ऐसे करके ये था एक था माई टोकन करके भी था। माई टोकन ने भी ये चीज करी थी कि एप्लीकेशन बनाओ, पैसे डालो, पैसे उसमें डबल ट्रिपल जो है आपके होते रहेंगे। एक वेनो करके था, और ये भी जो तीनों एप्लीकेशन है अच्छे खासे यूट्यूबर्स ने जो प्रमोट कर दिया, वीडियोस डिलीट हो गए। तो इन्होंने करे ये सारी चीजें। अब इनका भी बहुत आगे चलता रहा। अब हुआ क्या कि मेरे को लोगों ने ईमेल करने स्टार्ट करे, क्योंकि हम अवेयर हो गए थे कि ऐसे सेम कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। लोगों ने ईमेल करने चालू करे, फॉलोअर्स ने, कि यार आप इस कॉइन को देखो, आप इस कॉइन को देखो, ये काफी बढ़ रहा है। तो मैं बैठा, मैंने इनको देखना चालू किया और देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो पूरे सिम्टम्स वही है, बिटकनेक्ट वाले, ATC कॉइन वाले, TCC वाले। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। अब जैसी मैंने वीडियो बनाया तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसी वीडियो बनाया तो ये वीडियो काफी वायरल वगैरह हो गए, काफी लोगों ने इसको शेयर वेयर कर दिया। उसके एक हफ्ते में माई टोकन जो ये तो गायब ही हो गया, वेनो जो था वो भी गायब हो गया था। अच्छा, और ये चलो अब बाद में बताऊंगा। और दूसरा जो था रॉयल क्यू था, ये बचा हुआ था, लेकिन इसकी जो आर्मी थी वो मेरे पीछे पड़ गई। किसी तरह से इनके लोगों ने मेरा नंबर निकाल लिया कि इसने हमारा पैसा बर्बाद किया है। नहीं, अरे इनकी टीम के लोग थे, अच्छा, टीम ने ही निकाला, अंदर के लोग थे, ओके, कहीं से उन्होंने निकाल दिया। तो लोग तो पीछे पड़ गए, वो बोले तेरे को पता नहीं, वो तो बोलते रहो, सोशल मीडिया पे चलता रहता है, वो तो नॉर्मल है। अब फोन पे नंबर निकाल लिया। अब फोन पे नंबर निकाल लिया, मुझे कॉल करें और कॉल करके मेरे को धमकी दें कि हमको पता है तू कहाँ पर रहता है, तूने कैसे इसके बारे में बोल दिया, तू कैसे इसको स्कैम बोल सकता है, और ऐसे करके ना, मतलब मेरे को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को बोल रहे थे वीडियो मतलब टेक डाउन करो, वीडियो आप डाउन करो, बोला कि तेरे को कोर्ट में लेके चले जाएंगे, और भी हमारे पास तरीके हैं इसको ये करने की। और ये मैंने कहा जो करना है कर लो, वीडियो तो नहीं हटेगा। मैंने फोन काट दिया, ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से कॉल करे, अब जैसे ही कॉल करे मैं टोन समझ जाओ, जैसे कर ठीक है, मैंने कहा करते रहो, तुम करते रहो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैंने काटा, ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे पूरे के पूरे केस हुए थे, और ये काफी लंबे टाइम तक चला था, क्योंकि रॉयल क्यू उसके बाद भी चल रहा था 1-2 महीने तक।
ट्विटर पे पीछे पड़े हुए थे मेरे पास लोग काफी सारे ऐसे आके ना, बट फाइनली फिर जब वो कोलैप्स हुआ तो ऐसे ये कोलैप्स हो गया था। तो ये एक और बड़ा ये स्कैम था। अच्छा, मजे की बात यहाँ पर ये है कि ये तीनों की तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने, मैंने पहले देखा नहीं था, मेरे को इन्होंने ईमेल कर रखा था कि आपसे प्रमोशन करवाना है। अच्छा। और मेरे को ईमेल किया हुआ था कि भैया आप बताओ कितने कितने डॉलर लोगे, कितने क्या लोगे, सारी चीजें। तो ये बेसिकली स्कैम के केस हुए थे। लेकिन आज की डेट में भी ऐसे स्कैम्स जो आते रहते हैं। नए लोग हैं तो उनके लिए मेन ये चीज रहेगा कि सबसे पहली चीज आप ये अंडरस्टैंड करो कि अगर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है जो टेक्नोलॉजी वाइज ठीक है, मेजरली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो हमारा पेटीएम मतलब हमारा सिस्टम ऐसा आएगा कि हम कार्ड को पब्लिश कर देंगे, हमारे जगह जगह एटीएम लग जाएंगे, आप हर जगह शॉपिंग में उसको यूज कर पाओगे, बेसिकली होता है। और हमेशा मैंने एक चीज नोटिस करी, जितने प्रोजेक्ट आते हैं फॉर सम रीजन इनका कॉइन हमेशा ना वो चमकीला गोल्डन होता है। मतलब मैं सबसे पहले जब वेबसाइट पे आता हूँ ना तो मैं कॉइन को देखता हूँ, पता नहीं वो हमेशा, पता नहीं कोई चक्कर है उसके साथ, हमेशा वो गोल्डन होता है, चमकीला होता है, चमकता हुआ एकदम अलग से। और ऐसे एक शाइन वाला ऐसे वो शाइन होता है एकदम अलग ही शाइन होता है उनके कॉइन के अंदर। तो जैसे ही मेरे को शाइन दिखती है तो पहला डाउट तो मेरा वही पर रहता है, कुछ गड़बड़ है। और बाकी अगर आप और डिटेल में उसको देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे तो you'll अंडरस्टैंड, जब वो बोलते हैं कि आपको और हायर परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, या फिर आपको मेंबर्स बनाओगे, और मेंबर्स बनाने में आपको मतलब जहां पर उनका एम्फेसिस ये होगा ना कि ठीक है तुम कमाओगे तो, लेकिन अगर तुम नए लोगों को भी जोड़ो, हाँ दूसरों को जोड़ोगे तो तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट है और वो लुक्रेटिव भी आपको लगेगा। तो समझ जाओ कि यार इट इज टू गुड टू बी ट्रू। एंड होता क्या, ये एमएलएम के अंदर लोग पैसे भी बनाते हैं। जैसे इंडिया में ना, मैं जैसे जब से मैंने ये चीजें चेक करनी चालू करी तो मैं बहुत एमएलएम्स को फॉलो करता था। तो मैंने देखा कि ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत सारे लोग, वो पता है क्या करते हैं, उनको पता है कि एमएलएम में हम स्कैम होंगे, लेकिन एमएलएम में पहले जुड़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो पहला जो ब्रांच बन रहा है, पहला या दूसरा ब्रांच बन रहा है, उसके अंदर जुड़ जाओ, वहां पैसे कमा लो और फिर निकाल लो अपना, और बाकी नीचे जो वो भले ही बेवकूफ बनते रहे। आप इनिशियल वालों को जो पैसा मिलता है उसमें अगर घुस गए तो फायदा होता है। हाँ, तो यार तो ये इस तरह से जो स्कैम है मतलब बेसिकली चल रहे हैं, मतलब इस तरह से आप आइडेंटिफाई जो है कर सकते हो। आई थिंक हमारे भी जो लाइव स्ट्रीम में काफी सारे लोग रैंडम कॉइन्स पूछते हैं कि अरे ये हमारे हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, ये हमारे सिटी का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्या लगता है आप बताओ। तो वहां पे भी मैं यही पूछता हूँ कि बताओ फिर इसके बारे में क्या है, आपने क्या देखा। तो सबसे पहली चीज जनरली हमेशा यही आती है कि इतने इतने पैसे डिपॉजिट किए, महीने के 10% 10% आ रहे हैं। हाँ। सीधा वो देखते हैं, हम बोल देते हैं हमारी तरफ से तो स्कैम है, बाकी आपको दे रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। हाँ, मतलब ये तो एकदम ऑब्वियस बात होगी, 10% रिटर्न दे रहे फिक्स हो आप। इनकम अगर मिल रहा है, Fixed income गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, फिक्स रिटर्न दे रहे और हैं, वो भी साल का नहीं, वो मतलब महीने आपको का। महीने का दे और रहे हैं। स्पेशली इस तरह के एसेट में जो इतना वॉलेटाइल है, इतना जहाँ पे volatile किसी है। गारंटी नहीं है कि आज ऊपर है कल नीचे चला जाए, और वहां पे आप फिक्स 10% दे रहे हो, तो कहाँ से दे रहे हो? किसी ना किसी के तो जेब से निकाल के दे रहे हो आप। Absolutely। अब वो इसी का बेसिकली आपको नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, 10-10% थोड़े महीने तक देंगे, एक बार बड़ा पूल वही, बन गया तो जब काम तक हो पैसा गया। आ रहा है, जब तक पैसा आ रहा है पेमेंट मिलेगा। हाँ, जिस दिन पैसा खत्म हुआ, बिट कनेक्ट वाला केस जो है यहाँ पर हो जाएगा। और उसमें भी उनको पुश करते रहेंगे कि आप नए मेंबर्स लाओ, अपने दोस्तों को भी जोड़ो, तो आपको हम और लेवल आपका ऊपर कर देंगे, हाँ, 10 अरे की जगह जैसे- 12% अरे मिलेगा। कुछ लोगों की तो ये हिम्मत हो गई थी, हमारे पास आए, बोलते हैं सर मैंने तो ये प्रोजेक्ट देख लिया है, मैंने तो डाल दिया और कम नहीं डाले। आप चाहो तो आपको भी जुड़वा सकता हूँ। देखो यार, तो आप दोनों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, करोड़पति बन जाते रातों रात। अब ऐसी जो मैं आपको ये बता रहा था ना, इसमें मतलब एक चीज अभी और भी स्टार्ट हो गई है। जैसे ये स्कैम को लेके ना, अभी क्या हुआ कि ये लोग बहुत अवेयर हो गए, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट बन गए थे और क्या नजर में भी आ जाते थे, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन इसके बारे में बात हो रही तो हम देख लेते। तो इन्होंने अब क्या स्टार्ट किया है, जो रिसेंट मैंने चीजें देखी है और मेरे को लोगों ने बताया, अब ये छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं। ऐसे गांव में जहां पर लोगों को इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, और वहां पर जाके ना घर घर जाके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जहाँ पर वो बिटकॉइन का एग्जांपल देते हैं और ऐसे एमएलएम स्कीम, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक कोई गांव है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां के लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं, जैसे पंजाब के, केरला के, कर्नाटक, टारगेटेड करते हैं, Targeted। पूरा गांव फंसा रीजनल दिया। हो चुका है। हाँ, तो रीजनल हो चुका है। और इसमें क्या होता है, ये रीजनल होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, इतना सामने निकल के भी हाईलाइट नहीं होता वो। और फिर मेरे को तब पता चलता है जब जैसे नॉर्मली लोग क्या ईमेल वगैरह कर देते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम स्कैम्स के बारे में बोल देता हूँ, तो लोग ईमेल करते हैं कि सर आप इस कॉइन के बारे में बात करिए। जैसे अभी भी एक प्रोजेक्ट है जो मेरे रडार में है, जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, क्रिप्टो में है वो भी ऐसे स्कैम जो है पूरा रन करें, प्रॉब्ली उसको। नाम क्या है उसका? मिस्टर मिंट। ओके। वही है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अच्छा, हाँ, वो कुछ तो उसने स्पोर्ट्स का वो बना रखा है थीम। मिस्टर मिंट जो है, क्योंकि ये मिस्टर मिंट हाईलाइट तब हुआ जब पॉलीगॉन का ऐश्वर्या जो है ना, ऐश्वर्या थे आई थिंक, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया कि ये पॉन्जी है। तो फिर मेरे को पता नहीं था, मैंने उसको चेक करना स्टार्ट किया कि है क्या,
और फिर चेक करना स्टार्ट किया तो करते करते मैं उनके वीडियोस तक में चला गया जहां पर वो बात कर रहे हैं। वो प्योर MLM पॉन्जी जो स्कीम्स होती है ना, वो ATM लगा देंगे, कार्ड पब्लिश हो जाएगा, हर घर में मिंट कॉइन चलेगा और वही ये जो चलेगा। बिटकनेक्ट से बातें चली आ रही की है। बात कर रहा था जिसकी मैंने बात करी ना। अच्छा हाँ, कि हम भी आपको जुड़वा सकते हैं उसमें अगर आप जुड़ना चाहें। अच्छा हाँ हाँ। हमने अपॉर्चुनिटी खो दी, हालांकि दुख बस तो है। आपके ऊपर अटैक हो जाएगा आप जलते हो उनसे, पैसे नहीं कमाने देना चाहते उनको। अच्छा, इंडिया में एक काफी बड़ी चीज हुई और मुझे लगता है कि जब से इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई होगी, अगर वहां से लेकर अब तक देखे तो ये जो चीज हुई है स्पेसिफिक, वो सबसे बड़ी हुई है। और इस चीज को क्या देखते हो आप, किस तरह से देखते हो? ये एक स्कैम था या एक हैक था? मैं बात कर रहा हूँ वजीरेक्स के बारे में। उसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या वो सच में हैक था? क्योंकि जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको किया गया है, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि अंदर के भी लोग हो सकते हैं। हाँ देखिए, होने में तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी ऑब्वियसली ये निकल के आती है ना कि बुल रन आ रहा है, ले लेते हैं। हाँ देखिए, हाँ मतलब होने में तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं इसके बारे में तो आई फील वजीरेक्स एंड निश्चल का बहुत सारी चीज़ें देवर ऑन द लाइन। जैसे अगर वो ऐसी कोई चीज़ पुल ऑफ करते हैं कि वो खुद ही स्कैम कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा चीज़ें लूज करने के लिए यहाँ पर हो जाएंगी। एंड जिस तरह से ये हैक हुआ है, जो पूरा इसका जो उन्होंने प्रोसेस यहाँ पर किए हैं, जिस तरह से मूव किया है स्मार्टली, सारी चीज़ें यहाँ पर करी हैं, आज की डेट में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर बैठे हुए हैं ब्लॉकचेन के, जो जिनका काम यही है, वो इस पूरे पैटर्न को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं यूएस के अंदर, CIA हो गई, FBI हो गए, जो इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये फंड जब हैक से निकलते हैं ना तो बहुत इलीगल वर्क के लिए जाते हैं। तो अगर ये इंटरनल वर्किंग होती तो कहीं ना कहीं तो रिवील हो जाता। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इंटरनल इन्होंने किया है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी तरफ से बहुत बड़ा मिस हुआ है। इन्होंने बहुत लाइटली यूजर के फंड को रखा था कि मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, बस छोड़े हुए घर के अंदर खुले, कोई भी आके घर में लाके इसको निकाल के ले जाए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इन्होंने स्कैम किया है, लेकिन इनका जो ये हैक हुआ, ये मेरे को लगता है कि हाँ मतलब ये हुआ है जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन इन्होंने जितना इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इन पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। एंड क्योंकि देखिए अभी ये हैक हो गया, मतलब मेन चीज ये हैक सबके साथ होते हैं यार। बाइनेंस तक हैक हुआ है और बाकी एक्सचेंजेस भी हैक हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे सामने वजीरेक्स के हैक के बाद ही 2 हैक्स हो गए। बेंगेक्स हुआ था, फिर अभी एक दूसरा रिसेंट एक्सचेंज भी जो था यहाँ पर हैक हुआ था। फीमिक्स है, कौन सा एक्सचेंज है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने बोला ठीक है हैक हो गया, कोई बात नहीं, हॉट वॉलेट उनके हैक हुए थे, हमारी जो फंड है उन फंड में से हम लोगों को रिम्बर्स कर देंगे, बढ़िया चल रहे हैं, सॉल्व भी यहाँ पर हो गए। लेकिन वजीरेक्स का जब हुआ, अच्छा एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, फीमिक्स का जब हैक हुआ, उनके जो CEO उसने सबसे पहली चीज क्या करी, प्रूफ ऑफ रिजर्व को सामने पब्लिश कर दिया कि भाई देख लो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इतने पैसे गए हैं, ये बाकी हमारे पैसे बचे हैं, तुम्हारे पैसे सेव हैं। वजीरेक्स ने पहली चीज क्या करी थी हैक होने के बाद, सबसे पहले एक तो विड्रॉल बंद कर दिया लोगों के, और सबसे पहली चीज प्रूफ ऑफ रिजर्व को हटाया उन्होंने, रिमूव ही कर दिया। मतलब ये आप क्यों करोगे, मतलब आप क्या छुपाना चाहते हो? जो हो गया वो हैक हो गया, मतलब जो गया सो गया, जो है वो भी छुपाना चाह रहा है, क्योंकि आपके फंड तो है नहीं है, ये लोगों के फंड है, आपने क्यों रिमूव? तो जब वो हुआ तब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन्होंने किया क्या, ये रिमूव क्यों कर दिया। एंड इसी कारण जब मैं पहले ये वजीरेक्स की बात भी कर रहा था, तो देखो इनका वजीरेक्स का ना, इन्होंने ट्रस्ट इस तरह से बना रखा था, क्योंकि ये PR को यूज करने में, ये सारी चीजें यूज करने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं इनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, इनकी टैक्टिक्स देख रहा हूँ जो आप सामने लोगों को दिख रहे हैं। तो इन्होंने अपना ट्रस्ट बहुत अच्छा बना लिया था, तो लोगों ने क्या इनके ऊपर ट्रस्ट करना भी चालू कर दिया कि हाँ चलो ये फिक्स कर देंगे सारी सिचुएशन को। लेकिन मेरे को फ्लॉज दिख रहे थे कि इन्फॉर्मेशन जो गैप है ना, चलो हैक हो गया, प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आके यहाँ पर लोगों को क्लैरिटी तो देनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि इतने पैसे बचे हुए हैं, पहले तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हो आप, और बता भी रहे हो तो हम कैसे मान ले कितने पैसे बचे हुए हैं, कहाँ पर आपने रखे हुए हैं? क्योंकि हुआ ये था कि जब ये हैक हो गया ना, तो अब ये नंबर तो हमको पता था कितने चोरी हुए, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे हम देख सकते हैं। और उस टाइम पे कॉइन गब्बर करके एक वेबसाइट थी जहां पर प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज ये प्रूफ ऑफ रिजर्व भी पब्लिश इसलिए हुए थे क्योंकि हमने एक ट्रेंड चलाया था, जब इंडियन एक्सचेंजेस प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश ही नहीं कर रहे थे, तो मैं इनके पीछे पड़ गया था हाथ धो के कि प्रूफ ऑफ रिजर्व आप पब्लिश करो, अगर नहीं करोगे तो सही नहीं है। बाकी सब भी इसमें ज्वाइन हुए, सबने रेज किया, तो फाइनली इन्होंने पब्लिश किया था। तो अब वो जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था कॉइन गब्बर पे उन्होंने किया था, जो आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। तो जब मैंने इसको चेक किया ना, तो मेरे को उसके अंदर 230 या ऐसा कुछ दिखे, 235 मिलियन बचे हुए, क्योंकि उस टाइम तक डाउन नहीं थी वो वेबसाइट, और वो मेरा लाइव वीडियो में शो भी हो रहा है वो। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अगर 235 बचे हैं, 235 चले गए, तो मतलब 50% चोरी हो गए। तो बाद में ये लोग बोलते हैं कि नहीं 45% चोरी हुए। तो मैंने निश्चल को मैसेज किया, मैंने पूछा कि कैसे 45% कैसे चोरी हुए, क्योंकि वहाँ तो 50% मतलब 235 दिखा रहा है।
तो उसने ये रिवील किया कि कुछ फंड्स जो हैं वो कहीं और एक्सचेंजेस पे थे। तो मेरा ये भी कंसर्न हो गया, इसका मतलब ये कि आपने ये कभी रिवील भी नहीं किया कि आप यूजर के फंड दूसरे एक्सचेंजेस पे रख रहे हो, कौन से एक्सचेंज है, तो वो भी आपने इन्फॉर्मेशन हाइड करी है। बट उससे मूविंग ऑन बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उनको पब्लिश करनी चाहिए थी, जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व हो गया, बाकी डिटेल्स हैक को लेके, जो हैक हुआ है वो कौन से क्रिप्टो हैं, कितने गए हैं, वो उन्होंने पब्लिश नहीं करी। एंड आई फील अभी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में भी है जहाँ पर वो टाइम टू टाइम मैसअप कर रहे हैं। हैक हुआ यहाँ पर जब फंडिंग की बात आती है कि मतलब चीज़ों को लेके फंड्स की ज़रूरत है जो उनको यूज़ करने, वहाँ पर भी यूज़र के फंड्स उन्होंने निकाल दिए, अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। तो उससे मेरा कंसर्न ये बनता है कि एक्सचेंज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। आई थिंक पास्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर कुछ फंड्स वगैरह को लेके कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। ये हैक जो है उसने उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है। और उसी मतलब कोई मेरे को बताओ, कोई एक्सचेंज का फाउंडर जो है इतना सारी चीज़ों को छुपाने की क्यों कोशिश करेंगे कि प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखे, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ अगर सामने निकल के आए वो दिखाने की कोशिश नहीं करे। ऐसा आप क्यों करोगे अनलेस एंड अनटिल आपका मोटिव है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच यू वांट टू हाइड। तो मेरा ये बेसिकली हैक के अलावा कुछ और चल रहा था जिसको वो अभी तक मैनेज कर रहे थे, बट हैक की वजह से उनको अब लगा कि हैक के रिसर्च में ये चीजें ना खुल जाए। हाँ, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ ना एक्सचेंजेस को, एक तो देखो आईएनआर वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था आईएनआर का जवाब दो, आईएनआर का जवाब दो, बोलते थे कि फट फैला रहे हैं, इनको व्यूज चाहिए। जब फाइनली आईएनआर का अनाउंसमेंट किया तो क्या बोला इन्होंने बोला कि 62% या 64% जो वो बच्चे हैं, बाकी हमारे जो अथॉरिटीज हैं, एलईए ने, उन्होंने यहाँ पर फ्रीज करके रखे हैं। तो पहले आप क्यों झूठ बोल रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ? आपने लोगों को बताया क्यों नहीं? मतलब आई फील यार एक्सचेंज का ये काम होना चाहिए ना कि देखो अगर आपका रिजर्व है, आपके रिजर्व से आप उसको मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर यूजर के फंड है और ऐसा कोई केस हुआ तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ना कि यार कल को अगर आप आईएनआर निकालोगे, कोई ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर एकदम से लोग सारे आईएनआर निकालने भागते हैं, तब क्या होता? ये सारी जो चीजें हुई हैं इससे काफी कंसर्न जो है यहाँ पर रेज हुए हैं वजीरेक्स के हैक को लेकर। अच्छा, अपन ने वजीरेक्स के ऊपर बात की, बट मुझे लगता है कि जितनी बड़ी वो चीज थी उतना डीप में हम गए नहीं, सतह सतह से निकल आए। थोड़ा सा डीप में चलते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो हैक था क्या? देखिए 17 जुलाई 2024 को ये हैक हुआ। अब हुआ क्या कि यूजुअली एक्सचेंजेस जब काम करते हैं तो दो वॉलेट होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट जो होता है वो लाइव वॉलेट होता है जिससे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं यूजर जब भी विड्रॉ करते हैं, और दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, वो अलग रहता है और इमरजेंसी के लिए रहता है, जहां पर ज्यादा वो फंड्स रखते हैं, और इसलिए उसमें ज्यादा फंड्स रखते हैं ताकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो चोरी नहीं हो पाए। अब यूजुअली जब एक्सचेंजेस पे हैक होते हैं तो हैक क्या होता है, हॉट वॉलेट के होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी तरह से उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया। अब वजीरेक्स का जो हैक हुआ उसमें सबसे वियर्ड चीज ये है कि उनका जो कोल्ड वॉलेट है वो हैक हो गया। कोल्ड वॉलेट जो सिक्योर होना चाहिए, जो सेफ होना चाहिए, जो अच्छी तरीके से रखा होना चाहिए, वो हैक हो गया, और इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होना जो चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी चीज हो गई कि कोल्ड वॉलेट, मतलब एक दो दिन तक तो यही कंफ्यूजन था कि हॉट वॉलेट हैक हुआ है कि कोल्ड वॉलेट हैक हुआ है, क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, तो मैंने ट्वीट किया था कि हॉट वॉलेट हैक हो गया, तो निश्चय मुझे करेक्ट करने के लिए कि कोल्ड वॉलेट, मैंने कहा ये तो और बुरी बात है कि कोल्ड वॉलेट हैक हो गया। कैसे हुआ ये हैक कैसे हो गया? इसका पर्पस ये कि हैक नहीं हो सकता। तो अब इनका हुआ क्या कि, तो मैंने अंडरस्टैंड, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि हुआ क्या, तो मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। अब टेक्नोलॉजी में इतना इन डेप्थ अपन साइबर सिक्योरिटी वाले तो है नहीं कि पूरा इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो बेस्ट है उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी। जैसे जो पॉलीगॉन के CISO हैं जो पूरी सिक्योरिटी देखते हैं पॉलीगॉन की, उनसे मैंने बात करी। कुछ और एनालिस्ट थे उनसे मैंने बात करी, वो मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि ये हैकर ने हैक कैसे किया। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर वजीरेक्स का एक जो सबसे बड़ी गलती थी, क्या होता क्या है कि जैसे कोल्ड वॉलेट में आप पैसे रखते हो ना, मतलब लोगों की क्रिप्टो रखते हो, तो एक कोल्ड वॉलेट में नहीं रखते हो, उसके भी लेयर्स होते हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें भी जो इंडस्ट्री के बेस्ट कोल्ड वॉलेट सर्विसेज है ना, उनसे मेरी बात हुई है यहाँ पर। तो वजीरेक्स ने पहली गलती ये करी थी कि यहाँ पर जो लोगों के 55% फंड हो गए, वो 55% फंड इन्होंने एक ही कोल्ड वॉलेट में रखे हुए थे, और ये वॉलेट जो था एक थर्ड पार्टी की सर्विसेज यूज कर रहा था कस्टडी, जिसका नाम है निमिनल। अब ये कंपनी जो है इसको सिर्फ 2-3 साल हुए, आधे लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, मैंने भी पहली बार इसका नाम सुना था, और उसकी सर्विसेज ये यहाँ पर यूज कर रहे थे। अब गड़बड़ यहाँ पर ये हुई कि क्या होता है कि यहाँ पर जो हैकर था, हैकर ने क्या किया, उसने पहले यहाँ पर एक कोई बांग्लादेश का या फिर वेस्ट बंगाल का आई थिंक कोई बंदा था, उसने आईडी ले ली। क्या ऑनलाइन मिल जाती है कि फेक, मतलब किसी को बोल के मेरे को केवाईसी उसके नाम पे केवाईसी मेरे को किसी की खरीदवानी, कोई गांव का बेचारा इंसान होगा, उसका केवाईसी ले ली, इन्होंने अकाउंट बना ली। अब इन्होंने ये देखा कि वजीरेक्स की हॉट वॉलेट में कितने गाला टोकन है, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर पैसे जो है कहीं से डिपॉजिट करवाए इन्होंने। ठीक है, अब पैसे डिपॉजिट करवा के
इन्होंने नहीं पैसे नहीं डिपॉजिट किए, सॉरी, इन्होंने यूएसडीटी जो है उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए। यूएसडीटी जब ट्रांसफर किए उसके बाद उन्होंने उससे गाला टोकन बाय करने स्टार्ट करे। अब वजीरेक्स पे ये था क्योंकि अभी इंडिया में ये कि अगर आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो तो क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो तो क्रिप्टो विड्रॉ कर पाओगे। तो यूएसडीटी डिपॉजिट किए, गाला टोकन बाय किए और उसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब उसका जो गाला टोकन का जो क्वांटिटी हॉट वॉलेट में थी वो कम थी, अब कम हो गई। अब ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि और गाला टोकन चाहिए, तो अब और गाला टोकन कहाँ से लेके आएंगे? वो कोल्ड वॉलेट में पड़े हैं, यहाँ पर गाला टोकन तो पड़े हैं लेकिन यूजर के 55% ऑफ जो फंड है बाकी भी जो पड़े हैं वो भी सारे के सारे वहां पर पड़े हुए। तो अब उसके लिए हुआ ये कि इनके 3 लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनकी टीम में से 3 लोग थे। मतलब टोटल क्या था कि मल्टीसिग वॉलेट को यूज करते हैं। मल्टीसिग में ये होता है कि जैसे 5 या 6 लोग होते हैं, 5 लोग वजीरेक्स की टीम में से थे जिसमें से 3 लोगों का साइन करना जरूरी है और फाइनल साइन फिर निमिनल यहाँ पर करता था। तो 4 साइन इन टोटल होने चाहिए थे। तो जब ये यूजर यहाँ पर जो ये हैकर जो था ये रिक्वेस्ट भेजा था कि गाला टोकन का विड्रॉल चाहिए, तब उनको कोल्ड वॉलेट से लेके आने थे। और फॉर इन सम वियर्ड वे इन्होंने इस कोल्ड वॉलेट को जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए निमिनल प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे थे कनेक्ट करके उसको। अब जब इन्होंने वो रिक्वेस्ट करी तो जब वो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको अप्रूव करने के लिए वहां पर वो रिक्वेस्ट डाल रहे थे, लेकिन वहां पर ये जो हैकर था ये इतना चालाक था कि ये एक मतलब कॉम्प्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन भेज रहा था जो ट्रांजैक्शन की तरह दिखता जरूर था, लेकिन उसका मेन पर्पस ये था कि वो जो मल्टीसिग के साइनर्स है उनका सिग्नेचर चोरी कर ले। तो उसने पहला ट्रांजैक्शन भेजा। अब इन लोगों ने उसको प्रोसेस करने की कोशिश करी, कर दिया, लेकिन वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। इनको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, ये तो हो जाना चाहिए था। दूसरा ट्रांजैक्शन भेजा, वो प्रोसेस करने की कोशिश करी, तो वो भी जो है पहले बंदे ने साइन कर दिया, दूसरे बंदे को साइन करना था, वहां पर दूसरे बंदे ने भी साइन कर दिया, 2 सिग्नेचर मिल गए। ऐसे करके के उन्होंने 3 सिग्नेचर जो थे वो इकट्ठे यहाँ पर कर लिए, उनको मिल गया। फिर एक ट्रांजैक्शन था जहां पर निमिनल को भी साइन करना था, एक फाइनल ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने फिर से इनके 3 सिग्नेचर तो आगे थे, 3 सिग्नेचर करके इन्होंने भेजा। निमिनल के पास आया, उनकी तरफ से भी गलती हो गई कि उन्होंने वहां पर वो 4th सिग्नेचर दे दिया। जब उन्होंने देखा कि 3 सिग्नेचर हो गए वजीरेक्स की तरफ से, हमको 4th फाइनल करना है, उन्होंने भी कर दिया। तो ऐसे जब हुआ तो वो चारों के चारों सिग्नेचर उनके पास आ गए, और जैसे ही चारों सिग्नेचर उनके पास आ गए तो उनके पास राइट आ गया। उन्होंने जो वॉलेट था उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करके टोटल कंट्रोल ले लिया, जहां पर वो लोग किसी भी तरह से उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। और वहां से फंड जो है अपने वॉलेट के अंदर उन्होंने मूव करने यहां पर स्टार्ट कर दिए। तो ये बेसिकली प्रोसेस हुआ था जहां पर हैकर ने बहुत स्मार्टली इन चीजों को किया। अब जब ये हैक हुआ तो वजीरेक्स का तो ये बोलना था कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अटैक आज तक कभी हुआ नहीं है, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक है एंड इट इज अ साइबर अटैक, और मतलब ऐसे उन्होंने उसको यहाँ पर बात करने की कोशिश करी। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर ये हैक एक तरह से पॉसिबल इसलिए भी हो पाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो नजरअंदाज करी सिक्योरिटी की जब बात आती है वजीरेक्स ने। पहली चीज ये होती है कि जैसे बिटगो कस्टडी प्रोवाइडर है जो आज की डेट में जो एक्सचेंज के फंड्स हैं उनको सेफ रखता है। इनफैक्ट अभी माउंट गॉक्स को अगर आप देखें, माउंट गॉक्स के फंड की न्यूज आती रहती है ना, जो बचे हुए फंड है उसका भी टेक केयर कर रहा है बिटगो। अभी FTX के जो फंड है जो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको भी सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर बिटगो की। तो बिटगो इस चीज के अंदर बहुत पुरानी 2013-14 की कंपनी है, बहुत इनका एक्सपीरियंस है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये एक्सप्लेन किया कि पहली चीज़ ये कि आप जब भी वॉलेट के अंदर पैसे रखते हो तो कभी भी वॉलेट में एक वॉलेट में सारे पैसे नहीं रखते हो, और सबसे मेन वॉलेट जहां पर आप सबसे हैवी अमाउंट के, जैसे एक वॉलेट हो गया जिसमें आपने चलो 5 मिलियन रख लिए, एक में आपने 10 मिलियन रख लिए, एक में आपने 15 मिलियन, ये कोल्ड वॉलेट ही है। लेकिन मल्टीपल कोल्ड वॉलेट होंगे, और एक वॉलेट होगा जिसमें मे बी आप हैवी अमाउंट रख रहे हो, लेकिन वो ऐसा वॉलेट होगा जो इजीली एक्सेसिबल ही नहीं होगा, जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर रहे हो, मतलब उसको यूज करने के लिए, मतलब लास्ट टू लास्ट सिचुएशन, लास्ट मतलब हजारों लोगों को पता होना चाहिए कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी चीज हो रही है, ताकि क्योंकि कल को ऐसा नहीं हो जाए कि वो वॉलेट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। 5 मिलियन वाला हो गया चलता है, 10 मिलियन वाला हो गया चलता है, जिसमें 200 मिलियन पड़े हैं या 1 बिलियन पड़े हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हालत खराब हो जाएगी। तो बिटगो वाले क्या करते हैं, बिटगो वाले ऐसे ही रखते हैं, इनका एक वॉलेट रहता है, उस वॉलेट में एक क्रिप्टो रखते हैं, और वो क्रिप्टो जो है लिटरली एक वॉल्ट है, बड़ी सारी तिजोरी है, बैंक की जैसे तिजोरी होती है ना, उसके अंदर जाके उसको रखते हैं, और बाहर गार्ड खड़े होते हैं गन्स को लेके उसको गार्ड करने के लिए, ऐसी उनकी लोकेशन है। तो उनका ये बोलना है कि एक्चुअली में अगर कल को किसी एक्सचेंज को ये फंड्स विड्रॉ करने होते हैं तो किसी को फिजिकली उठ के जाके वहां पर जाना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी पड़ेगी, और जाके उस हार्डवेयर वॉलेट को निकाल के लाना पड़ेगा, और तब जाके वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो उसके कारण ये जो रिस्क होता है कि आप एक चीज जो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली कर रहे हो वो एकदम पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और यहीं पर गलती थी वजीरेक्स और निमिनल की, जहां पर उन्होंने क्या कर रखा था, एक ही वॉलेट रखा था, एक ही वॉलेट में इन्होंने ये 235 मिलियन जो थे ये रखे हुए थे।
और उसी वॉलेट को ये निमिनल के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर रहे थे। और जो डेटा भी आ रहा था ना, ट्रांजैक्शन आ रहा था, उसको बस वो निमिनल के डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे थे। जो कंपनी 2-3 साल पुरानी है उसके डैशबोर्ड पे जो दिख रहा है वही वहाँ यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। अब निमिनल का यूआई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो नहीं हुआ, आपको इसकी क्या श्योरिटी है? तो उनको दिख रहा था कि रियल ट्रांजैक्शन आ रहा है, उन्होंने वो चीज़ करी जहां पर उनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, एडिशनल सिक्योरिटी रख सकते थे। जैसे बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट ऐसे आते हैं जिसपे आप पूरी डिटेल देख सकते हो ट्रांजैक्शन की। कई बार हार्डवेयर वॉलेट पे एडिशनल लेयर भी लगाते हैं कि मेटामास्क की एक लेयर हो जिसपे आप एडिशनल सिक्योरिटी के थ्रू ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। लेकिन मोर ओवर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोल्ड वॉलेट के थ्रू कर रहे हो तो जब तक आपको पूरा डिटेल नहीं दिख रही आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया क्योंकि वो नॉर्मली वही करते थे जो रोज करते थे। कभी भी कोई रिक्वेस्ट आई, कोल्ड वॉलेट लगाया, अपना ट्रांजैक्शन डाल दिया। उस दिन भी वो वही चीज कर रहे थे, लेकिन बस उस टाइम पे हैकर की नजर थी और वो ट्रांजैक्शन हैकर के थे जहां पर सिक्योरिटी उन्होंने करनी रखी थी और वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो गया। आई थिंक उनका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि रोज उनकी आदत थी वो साइन करते रहने की, और उन्होंने वो कोल्ड वॉलेट जो ऑलमोस्ट डेली यूज हो रहा है उसी में एक ही में सारे फंड रख दिए। ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर यहीं पर ये होता है कि इनके एक कोल्ड वॉलेट होता जो अलग से रखा हुआ था, वो स्पेशल केसेस में यूज होगा और वो भी मतलब कोल्ड हॉट मिक्स टाइप हो गया जो बार बार यूज हो रहा और एक ऐसे रख लिया कि भाई हाँ एक 5 मिलियन रखे हैं, कल को खत्म हो गया तो हम उस पर ट्रांसफर करेंगे, फिर मतलब एक लेयर हो जाती है ना। तो लेयर हो जाती है। अगर वहां पर हैकर हैक करता तो 5 मिलियन वाले से चोरी हो जाते, लेकिन बाकी सेफ यहाँ पर 5 मिलियन तो आई थिंक वो भी इजीली मैनेज कर लेते। और सबसे बड़ी मजाक की बात, ये $235 मिलियन तो एक वॉलेट में रखे हैं। अब बचे हुए 235 मिलियन वो भाई रखे हैं 240,000 वॉलेट्स में। 2,40,000 वॉलेट्स में। अब मेरे को ये कॉन्सेप्ट तो कभी समझ में आया नहीं, मतलब आई थिंक उल्टा होना चाहिए था। ये कोल्ड वॉलेट वाले जो है वो 240,000 में फिर भी रखते तो बात अलग होती। आई थिंक इतनी सिक्योरिटी तो बिटको भी नहीं रखता ना 40,000 वॉलेट की। तो आई थिंक ये मतलब ये जब मैं इन चीजों को देखता हूँ तो साफ साफ ये दिखता है कि लापरवाही थी। अब देखिए इनके फाउंडर्स भी जो थे वो बिजी थे, शार्डियम में रखे हुए हैं। जैसे निश्चल को आप देखेंगे शार्डियम में लगे हुए, वो नया एक्सचेंज लॉन्च कर दिया Pi42 या जो भी नाम है, डिसेंट्रलाइज। हाँ तो नहीं Pi42 भी सेंट्रलाइज है, फ्यूचर ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म है। हाँ फ्यूचर ट्रेडिंग वाला है। डिसेंट्रलाइज वाला शार्डियम है जो लॉन्च कर रहे हैं ब्लॉकचेन। और फिर सिद्धार्थ को देखेंगे, वो तो सिद्धार्थ भी अपना उन्होंने कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या कुछ लॉन्च कर रखा है। तो आई फील ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे। मेन जो आपका कोर जॉब था उसको छोड़ के बाकी चीजों को देख रहे थे एंड दे वर अदर पीपल हु वर WazirX को बाकी लोगों पे छोड़ रखा। हाँ बाकी मतलब चल रहा था जैसा यहाँ पर चल रहा है। उनका सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं था क्योंकि डिस्प्यूट भी चल रहे थे। तो वहीं पर कोई टेक केयर करने वाला जहाँ पर लोगों के इतने फंड्स थे, क्योंकि ये बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यार कल को अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे उसको फिक्स करेंगे। उस कारण ये पूरा का पूरा ये जो छोटी सी गलतियां थी जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण ये पूरा हैक जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, इससे एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, क्या इंडियन यूजर्स के लिए कोई सेफ एक्सचेंज भी है इंडिया में? मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी एक्सचेंज का नाम ले लो, बट ऑनेस्टली जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें की गई है कि आप क्रिप्टोज को विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको एक्सचेंजेस पर भी रखना ही पड़ेगा आपको एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टोज को। दूसरी चीज़ कि एक्सचेंजेस भी जो यूजर्स के फंड है वो लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको स्टोर करके रखते हैं। तो क्या सच में कोई ऐसे एक्सचेंजेस है इंडिया में जिनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो और जिन पे अपनी हार्ड अर्न मनी का जो पैसा है वो रख सकते हो? इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं ऐसे एक्सचेंज यार जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज तब तक ही सेफ है जब तक वो हैक नहीं होते हैं। हाँ। बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं और कल को कोई बड़ी सिचुएशन हो गई तो उनके साथ भी वो हाल हो सकता है जैसा WazirX के साथ हुआ। आप एग्जांपल के लिए FTX को देख लीजिए। हालांकि FTX हैक नहीं हुआ था, वो तो कांड ही थोड़ा डिफरेंट था जहां पर वो लोगों के फंड ट्रेडिंग के लिए खुद ही उन्होंने चोरी कर लिया। उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। हाँ तो ऐसे मतलब ऐसे आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेन यही है कि बेटर ये है कि आप अपने जैसे नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, ये सेइंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ध्यान रखना है पैसे का तो खुद ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप अपने पैसे का ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरा भी आपके लिए ध्यान नहीं रखेगा। बट यार इंडिया में तो वो है ही नहीं ना। हाँ तो ये इंडिया में आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ऑप्शन नहीं है लेकिन तरीके हैं। ओके, कैसे? सिंपल तरीके नहीं है। हाँ। क्योंकि अभी देखो इंडियन एक्सचेंज जो है, मतलब मेरी जब उनसे बात होती है तो देखो मेन कंसर्न यही होता है। अब जैसे WazirX वाला हो गया, अब क्या मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बात करी कि यार WazirX विड्रॉल नहीं देता था हमको बाय करने, हमने INR डिपॉजिट किया, INR से हमने क्रिप्टो बाय कर लिए, लेकिन आप विड्रॉ दे नहीं सकते। प्राइवेट वॉलेट मतलब करोड़ों लोगों के पड़े हुए, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत हैवी अमाउंट, मतलब जो टॉप इनके जो क्रेडिटर्स है ना आज की डेट में, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने फंड रखे हुए थे और वो बोलते थे कि हम हार्डवेयर वॉलेट में विड्रॉ करना चाहते थे, क्योंकि हमने हमेशा देखा, आपने भी बोला, बाकी लोग भी बोलते हैं हार्डवेयर वॉलेट में आप रखो, लेकिन ये देते ही नहीं थे हमको, ये मना करते थे। तो हम करें क्या यहाँ पर?
तो अब यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस है उनसे भी मैंने पूछा, बाकी जो है मैंने कहा यार आपको कौन ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप लोग तो विड्रॉल देते नहीं है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज फिर भी दे देते हैं, FIU रजिस्टर भी हो गए। तो उन्होंने ये बताया कि यार एक चीज़ तो ये देखो, हम इंडिया से हैं और इंडिया में हमारे ऊपर बहुत स्क्रूटनी होती है, ऑल्दो ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बात होती है। और मोर ओवर एक केस अभी करंटली ये चल रहा है जो INR डिपॉजिट का होता है। कई बार क्या होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट जो होते हैं ना वो बैंक अकाउंट में आते हैं, जैसे किसी ने कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट हमारे अकाउंट में, जो एक्सचेंज का अकाउंट है, बैंक अकाउंट में डाल दिया, वहां से उसने उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लिया और बाहर वो लेके चला गया, तो वो कर लेता है, लेकिन हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी चाइनीज बेटिंग ऐप का केस भी हुआ था, लोन एप्लीकेशन वाला। उन्होंने ये चीज करी थी, इंडिया के अंदर लोगों को उन्होंने स्कैम किया, उन्होंने उनको यहाँ पर ब्लैकमेल किया, INR उन्होंने निकाले, INR से उन्होंने WazirX के ऊपर डिपॉजिट किए, उससे उन्होंने क्रिप्टो बाय किए, वो उस टाइम पे बाइनेंस चेंज थी, वहां पर ब्रिज था, वहां से लेके वो बाइनेंस में लेके चले गए, चाइना में पैसे निकाल लिए यहाँ पर। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं और पता बाद में चलता है, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने बोला कि यार हमको ये स्टेप्स जो अभी लेने पड़ रहे हैं जब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा तो, हम कुछ गलत कर नहीं रहे, हमको तो अपने फंड्स चाहिए। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो बेसिकली, सोल्यूशन तो क्या बोलूं, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है। देखो आप P2P को यूज कर सकते हो। अब P2P भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि P2P में भी कई बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन जैसे सृजन आपने ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, आपने किसी रैंडम बंदे के साथ ट्रांजैक्शन किया। अब ऑनलाइन P2P में आप जानते नहीं हो बंदा कौन है, राइट। उसने वो जो पैसे आपको भेजे हो पैसे कहाँ से आए, हो सकता है किसी से उसने चोरी किए हो, किसी इलीगल एक्टिविटी के पैसे हो, स्कैम किया, फ्रॉड, या जो वो पैसे आपको भेज रहा है वो उसको किसी स्कैमी बंदे ने भेजे हो। अब आपने ले लिए, आप ऑनेस्ट बंदे हो, आपने उसको अपने क्रिप्टो जो उसको दे दिए, लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसे आ गए। अब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए रखे हुए हैं आपने, इस बंदे ने आपको 1 लाख रुपए भेजे। अब कल को आप अपने जिंदगी में चल रहे हो, बढ़िया क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, बैंक अकाउंट चल रहा है, एक दिन वहां पर जो कोई बंदा है वो कंप्लेन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये स्कैम हुआ, ये पैसा कहीं से कहीं पर गया है, वो ट्रेल को फॉलो करेंगे, वहां से उस बंदे को फॉलो करते हैं, अच्छा इसने कहा भेजा, सृजन को भेजा, अच्छा सृजन कौन है, ठीक है। तो उस ट्रेल के अंदर जहां तक ये पैसा जा रहा है ना, जो भी लोग आएंगे उनके पूरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो अब आपने 1 लाख के चक्कर में आपके 1 करोड़ रुपए जो है वो बैंक में फ्रीज हो जाएंगे। और इंडिया में सिस्टम सिंपल भी नहीं है, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर जेन्युइन तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो जाके, कई बार तो पुलिस वाले ही ब्लैकमेल कर देते हैं वही कि अकाउंट छुड़वाना। ऐसी केसेस काफी लोगों ने बताए जहां पर 20%, 30%, पुलिस वाले, 50%। हाँ, कि तेरा जो अमाउंट है उसमें से इतना मेरे को दे। हाँ एग्जैक्टली यही हुआ है हमारे एक दोस्त के साथ। हाँ उसका अकाउंट फ्रीज हो गया था, 15 लाख थे, बोल रहे थे आधा पैसा दे दो तो हम छोड़ हाँ, देते। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, क्या करोगे आप? तो उसका सोल्यूशन ये, क्योंकि देखो अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल लेने बाय करना है तो इंडियन एक्सचेंज को यूज करो, लेकिन विड्रॉल नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हो। P2P प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, मेजरली वो सपोर्ट करते हैं, बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, इन सब पे मेजरली, बिटगेट, इन सब पे अवेलेबल है। अब वहां पर आप जाओगे तो पहली स्टेप जो आपको करना है, आपको अपना जो बैंक अकाउंट बनाना है वो एकदम फ्रेश अकाउंट बनाना है, ओके, एकदम नया अकाउंट, जिसमें आप कोई पैसे वैसे नहीं रखो, कोई आप चीज नहीं करो, बस इसी चीज के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट। हाँ, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ कि सिर्फ ये मेरे को क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट करना है। फिर आप P2P में जब जाओगे ना, तो P2P में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप पूरा उनका बैकग्राउंड चेक इन द सेंस ऐसे करो, एक तो वेरीफाइड मर्चेंट के साथ ही आप यहाँ पर ट्रेड करो, जिनका टेक हो, जिनका फीडबैक स्कोर ऐसा हो कि 99, मतलब मैं तो 99% के नीचे जाता ही नहीं हूँ, भले मेरे को रेट कम मिल जाए लेकिन 99% के मैं नीचे जाता नहीं, उनका फीडबैक स्कोर। और दूसरा ये कि जब उनसे बात भी करोगे ना, उनका कभी ना कभी आईडी मंगाने की कोशिश करो, मतलब आप अपना आईडी भी उनको दे सकते हो और उनका आईडी भी मांगो, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि जो ये बंदा मेरे को भेज रहा है और जिस अकाउंट से पैसे आ रहे हैं ये लेजिट बंदा है। ऐसा नहीं अकाउंट पे जिससे बात हो रही है वो तो कोई और है, पैसे जिस बैंक अकाउंट से आ रहे हैं वो किसी और का ही है। तो वो आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हो, पहले से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इस तरह से जो आप बेसिकली ट्रांजैक्शन जो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कई बार वेरीफाइड मर्चेंट जो होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि वो फंस जाते हैं, क्योंकि वेरीफाइड मर्चेंट ने भी प्रॉब्ली किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया जो मे बी किसी स्कैम में इन्वॉल्व था और उसने पैसे कहीं और से उसको मिले और वो लेके क्योंकि ट्रेल में आ गया वो। लेकिन इसमें बेनिफिट ही हो जाएगा कि जब आप बाय करोगे तो आपके क्रिप्टो जो है अपने हार्डवेयर वॉलेट पे आप विड्रॉ कर पाओगे, और कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आती भी है तो आपका ये वाला बैंक अकाउंट जो है उसके ऊपर वो बंद होगा जहां पर आपका कोई बैलेंस नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट आपको जो है मिल जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर इस बैंक अकाउंट में कल को पैसे भी लेके आ रहे हो तो उसको किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, उसको विड्रॉ करो, उसको विड्रॉ करो, उसको विड्रॉ करो। क्योंकि देखो आइडली तो हाई कोर्ट में बहुत लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी थी, लोगों के मतलब बिजनेसेस बंद हो गए
क्योंकि बैंक ने पूरे अकाउंट ही फ्रीज कर दिए। जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का अकाउंट है, उसमें पैसे आके पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया, आप आपका चलाइए। बिजनेस रुक गया पूरा का पूरा। तो केरला हाई कोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे, काफी सारे लोग थे, क्रिप्टो के बाहर के भी लोग थे, तो उन लोगों ने अपील वगैरह करा था। बैंक ने, हाई कोर्ट ने फाइनली तो डिसीजन ये दिया था कि भाई यहाँ पर देखो, जब तक कल्प्रिट, वो कल्प्रिट तो यहाँ पर प्रूव हुए नहीं है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आप उतना ही अमाउंट फ्रीज करो ना। अगर 5,000 का ट्रांजैक्शन है तो 5,000 पे डिस्प्यूट लगा, पूरा अकाउंट ही कैसे फ्रीज कर सकते हो आप? डिस्प्यूटेड अमाउंट को फ्रीज हाँ, होता हुआ है 5,000 का डिस्प्यूट होता है, आपके 5 करोड़ भी पड़े हैं तो 5 करोड़, हाँ। लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने बोला भी था कि ऐसी होना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन आज की डेट में भी पूरे फ्रीज जो है अकाउंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हो आप। बैंक अकाउंट में पैसे आए तो फिर अपना कैश विड्रॉ करो, अपने दूसरे बैंक अकाउंट में मत ट्रांसफर करना, क्योंकि कहीं भी ट्रेल में आ जाए तो फिर ये तो फायदा ही नहीं है वो अकाउंट बनाने का। हाँ, फिर तो फायदा ही नहीं, फिर तो मतलब वो अकाउंट बनाने का फायदा। तो ये तरीका है जिससे आप कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा, P2P में ट्रेड कर रहे हो तो पूरा बैकअप रखो, किससे ट्रेड किया, किससे क्या किया, क्या बात हुई। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, चैट में जो आपने आईडी वगैरह हाँ, क्योंकि देखो, अगर आप क्लीन हो, आपने कुछ गलती नहीं करी है, तो कल को इन्वेस्टिगेशन आती भी है तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ये है कि मेरा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो जाए, वो मेन चीज है। वो इससे कम से कम सॉल्व हो जाएगी और आपको क्रिप्टो विड्रॉल भी जो है वो मिल जाएंगे। तो ये तरीका है, आसान तरीका नहीं है, लेकिन यही तरीका है जो अभी है। अभी तो यही तरीका अभी तो यही तरीका है। अच्छा, अगर हम बात करें, बात इतनी सारी कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं, पंप एंड डंप की। अच्छा, हाँ। जो कि मुझे लगता है कि हमने तो काफी फेस किया है। शुरुआती दिनों में तो ये काफी होता था, और अभी तो ऑडियंस काफी ज्यादा मैच्योर भी हो गई और काफी ज्यादा जानकारी भी आ चुकी है अब मार्केट में। बट शुरुआत में पंप एंड डंप, और मेरे ख्याल से अभी भी कर ही रहे लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।